नमस्कार साथियों, जय उत्तराखंड। मेरा नाम अजय बेस्ट वन्यू के टीम से। और आज प्रयास किया है हम लोगों ने बद्रीनाथ विधानसभा में जो जो एक प्रयास है कुछ समय से, जब से बेसिकली वोटिंग की डेट आई है, कंफर्मेशन आया है उत्तराखंड निर्वाचन आयोग की तरफ से। तो 14 फरवरी को हमारा लोकतंत्र का एक तरीके से महोत्सव है राज्य स्तर पे। और इसी इसी संदर्भ में हम लोग प्रयास कर रहे हैं वन्यू की टीम की ओर से लगातार विधानसभाओं का एक सेशन करने का, जिसमें हमारा प्रयास है कि जो विधानसभा में जितने भी प्रत्याशी हैं बेसिकली वो प्रत्याशी जुड़े और विधानसभा वाइज उस विधानसभा की समस्याओं के बारे में हम बात करें, सवाल करें। और मैं सभी साथियों का, जो भी साथी इस समय जुड़े हुए हैं, मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूंगा। यूकेडी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्रिजमोहन सिंह जी हैं, ब्रिजमोहन सिंह सजवाण जी। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम उधर काफी ज्यादा मुझे लग रहा है, क्योंकि कमल रतूड़ी जी भी बहुत समय से लग रहे हैं लगातार जुड़ने के लिए, लेकिन जुड़ नहीं पा रहे हैं। ये नेटवर्क का इशू लगातार लग रहा है। और ऐसे ही विधायक जी, बेसिकली जो वहां के विधायक जी हैं अभी सिटिंग एमएलए श्री महेंद्र भट्ट जी, उनको मैं फोन के माध्यम से लाइन पे लूंगा, जैसे क्योंकि कह रहे थे कि तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं है और मैं उनको जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। तो तब तक सर ये स्टार्ट कर लिया हमने, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूकेडी से जिनको अभी टिकट मिला है ब्रिजमोहन सिंह सजवाण जी। और सर हमारे साथ मैं वन्यू के टीम से अजय बेस्ट और रतूड़ी जी भी जुड़ेंगे, लेकिन वो कुछ दिक्कत आ रही है बेसिकली जुड़ने में नेटवर्क की। कमल रतूड़ी जी हैं जो कि कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे। और आपका स्वागत है सर इस प्लेटफॉर्म में। बेसिकली नेटवर्क की वजह से आप जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो आपको फोन के माध्यम से जी जी जी, तो उसके लिए भी धन्यवाद सर, आपने टाइम दिया बेसिकली फोन के माध्यम से भी जुड़ने के लिए। जी जी, बहुत धन्यवाद। तो मैं सर शुरुआत करते हैं। एक छोटा सा परिचय तो सर आपके बारे में क्या बताना है, बेसिकली सभी क्षेत्र के लोग जानते ही हैं। आप हैं बीजेपी से अभी सिटिंग विधायक हैं महेंद्र सिंह भट्ट जी। और जी जी, और स्वागत है सर आपका इस प्लेटफॉर्म में। और साथ में हमारे साथ जुड़े हैं यूकेडी से ब्रिजमोहन सिंह, जिनको बीरू सजवाण जी, जिन्होंने अपना नाम रखा है बेसिकली शॉर्ट नेम के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये इसी विधानसभा से है सर। आज का जो है हमारा बद्रीनाथ विधानसभा के अंतर्गत ही ये। जी जी जी, उनको यूकेडी से मिला हुआ है सर, टिकट मिल चुका है। और अभी क्योंकि कांग्रेस की लिस्ट फाइनल नहीं है, जहां तक हमारी जानकारी है, शायद राजेंद्र सिंह भंडारी जी का नाम आ रहा है, तो उन्हीं की तरफ से हमारे साथ रतूड़ी जी जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका भी नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है सर। तो जी जी, कमल रतूड़ी जी, तो बेसिकली उनका भी नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है सर, तो वो भी ढंग से जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो सर सबसे पहले मैं आपसे ही शुरुआत करता हूं, क्योंकि आप जुड़ भी चुके हैं फोन के माध्यम से और नेटवर्क का भी कोई इशू इस तरीके का हमें आ नहीं रहा है। तो सर पहला सर जो सवाल है, बेसिकली मैं ऑलमोस्ट सभी से पूछता हूं कि सर जो उत्तराखंड राज्य बना, ये किन कारणों से राज्य बनाया गया था? देखिए, उत्तराखंड राज्य की जो मूल मांग थी, मुझे लगता है उस विषय पर लंबे समय बहुत चर्चाएं हुई हैं जी। मुख्य रूप से पलायन, सड़कों का न होना, साफ सुथराओं का अभाव, शिक्षा का अभाव, बड़ा कारण रहा, जिसके कारण लोगों को लगा कि राज्य छोटा बनेगा, सबको सुविधाएं मिलेगी। और मान चाहे तो सरकारें किसी को 2000 में राज्य बना, सरकारें जो भी नहीं हो, लेकिन उसके बाद जो सड़कों का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है जी, शिक्षा क्षेत्र में और विद्यालय बने हैं, अनेकों यूनिवर्सिटियां हमारे यहाँ आई हैं, और साफ सुथरा में गुणा तो सुधार हुआ है कि तभी हुआ है जब हम लोग उत्तर प्रदेश से अलग हुए। ये सत्य है कि पूरा आंदोलन
धीरे धीरे स्वरोजगार का जो सिस्टम इस बार माननीय त्रिवेंद्र रावत जी जी लाए हैं, ये अगर शायद 2000 में हो गया होता तो आज इसमें बहुत बड़ा सुधार क्लियर से आए, लेकिन स्वरोजगार जो दृष्टिकोण आया है, और मैं कह सकता हूँ भविष्य के अंदर स्वरोजगार इस राज्य का बहुत बड़ा पहल बनेगी और हम लोग रोजगार देने वाले बनेंगे, ये मैं आपको विश्वास कह सकता हूँ। शुक्रिया सर, आपने जो बात रखी बेसिकली कि स्वरोजगार के लिए, लेकिन आपने ये भी बात साथ में रखी सर कि शायद हमारे साथ फोन से ही रतूड़ी जी भी जुड़ेंगे सर, तो उनको भी मैं कॉन्फ्रेंस में ले लूंगा क्योंकि शायद समस्या हो रही है जो वो बता रहे हैं यहाँ पे, तो कोशिश करेंगे सर वो कॉन्फ्रेंस में लेने का, मैं उनको भी साथ में ले लूंगा। तो बीरू सजवाण जी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा। बीरू जी, तो आपके हिसाब से उत्तराखंड राज्य की जो मांग थी वो किस वजह से थी, और जिस तरीके से कहा जाता है या हमें भी सुनने को आया है कि उत्तराखंड क्रांति दल ने एक अहम भूमिका इसमें निभाई थी। जी धन्यवाद आपका भाई साहब, डिबेट में मुझे सम्मिलित करने के लिए। मेरा सबसे मेन कारण ये है इस डिबेट में आने का कि उत्तराखंड की उत्पत्ति और एक अवधारणा उत्तराखंड क्रांति से ही है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जब उत्तराखंड क्रांति दल का निर्माण हुआ था उस समय यही धारणा थी कि सबसे पहले ये पहाड़ी राज्य अपने आप में पृथक होना चाहिए, तभी जाके इसका विकास होगा। और इसके लिए उत्तराखंड क्रांति दल ने अपनी 42 शहादतें दी, जिनमें हमारी माताएं थी, हमारे भाई लोग थे और कई लोगों ने, बहुत सारी जातियां इसमें सही है, लेकिन उनकी अवधारणा जो थी कि इस राज्य को बनाकर विकास की तरफ हम भेजें, आने वाली पीढ़ियों को एक नई दिशा दिखाएं। लेकिन इन सरकारों ने वर्तमान समय में स्थिति ऐसी कर दी है कि ये क्या करते हैं कि सिर्फ वादे, आपको भी सपने दिखाएंगे, मुझे भी दिखाएंगे, आने वाली पीढ़ी के भी सपने दिखाएंगे, लेकिन आप देख रहे हैं इन 22 सालों में जस का तस है, 2-4 कदम आगे बढ़ने के बजाय 2-4 कदम पीछे की तरफ। अवधारणा ये है, मैं माफी चाहूंगा सजवाण जी, पूरा हम थोड़ा सा, हमारे पास सवाल बहुत होते हैं और प्रत्याशी भी हमारे पास 3 व्यक्ति जुड़े हैं, तो तीनों के हम उसी सवाल के ऊपर बेसिकली आप क्या सोचते हैं, भटजी की ओर से क्या बेसिकली उन्होंने क्या कहा या सोचा। और रतूड़ी जी हमारे साथ जुड़े हुए। रतूड़ी जी, आपका स्वागत है फोन के माध्यम से। हेलो, शायद रतूड़ी जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं फिर से, वो लाइव ही जुड़ रहे हैं। तो मैं भटजी आपसे दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे जो जिन अवधारणाओं से ये उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया, बना, जो भी मांग थी, जो भी लड़ाई लड़ी उत्तराखंडी लोगों ने, क्या ये 21 वर्षों में, इन 21 वर्षों में पूरा अभी हो पाया, और पूरा हुआ तो कितने प्रतिशत हुआ? देखिए, ये सत्य है कि राज्य बनने के बाद, मैं इसको स्वीकार करता हूँ, देखो यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर रहने के बाद हमारी अनेकों ही जटिल समस्याएं थी और उनको हम केवल आंकड़ों से व्यक्त करते। ये भी सत्य है कि 21 साल के बाद आज बहुत चीजों का सुधार हुआ है, आप नकार नहीं सकते हैं। आज सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फंडिंग आती है, ऑल वेयर की बात हो, चाहे रेलवे का प्रोजेक्ट हो, ये हमारी कल्पना के बाहर थी। आज सीमा जो भारतमाला प्रोजेक्ट जो सारे चारों धाम जोड़ने की बात है, तिब्बत बॉर्डर से जोड़ने की बात है, ये यूपी में रहते संभव नहीं था। और जब राज्य अलग बनता है तो केंद्र की भी हर राज्य के प्रति संवेदना रहती है, हर राज्य के प्रति उसका बजट निर्धारण होता है जिसका लाभ हर राज्य को मिला है जी। और मैं कह सकता हूँ, एक बात को इसलिए कह रहा हूँ कि नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद मैं अनेक बार बोलता हूँ, जरा मैंने गुजरात को आओ और उनकी कर्मस्थली, उनकी आत्मा उत्तराखंड में बसती है। और जितना बजट भारत सरकार की ओर से इस राज्यों में, इतना ही नहीं, जब 90 तिवारी देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, और मैं, क्योंकि मैं पहला विधायक था राज्य बनने के बाद 2003 विधानसभा का, तो मैं कहता हूँ उत्तराखंड राज्य के प्रति जो श्रद्धा का भाव है, चारों धामों को श्रद्धा का भाव, उस
स्थान हुए हैं। और आज मैं कह सकता हूँ मोदी जी के बनने के बाद तो हमें जिसकी कल्पना नहीं की तो वो चीज हमें हाथों का दी। ये ठीक है कि बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, बहुत कुछ हम करेंगे। और ये भी सत्य है कि उत्तराखंड भारतवर्ष का पहला जैविक कृषि का राज्य बनेगा, जिसके अंदर बहुत बड़ी क्षमता, बहुत बड़ी क्षमता है, जो जैविक उत्पादन के अपने उत्पाद को विश्व के स्तर हो जाए। मैं आज कह सकता हूँ, जैसे घी की मैं बात करूँ तो ये हमारे जिले के अंदर ऐसे भी लोग हैं, ऐसे काश्तकार हैं, ऐसे उद्यमी हैं जिन्होंने कम से कम 4-4 लाख 3-3 लाख बकरी घी का ऑनलाइन बिक्री कर उन्होंने अपनी आजीविका उसे प्राप्त की है। तो बहुत सी चीजें जिले के चीजों को हम आगे बढ़ाएंगे, ये भी सत्य है। और वेदा रोड के बाद रहेंगे पवित्र जितने लोग कुंभ स्थान के लाते हैं, करोड़ों की लाखों की संख्या में आते हैं कुंभ स्थान के लिए। वो सब लोग हम जिस तरह उत्तराखंड की पहाड़ियों में शामिल हुए, उस दिन हमारा चाहे टूरिस्ट का क्षेत्र हो, चाहे होटल का क्षेत्र हो, चाहे हमारा जो टैक्सी कारोबार जुड़े लोगों का क्षेत्र हो, विभिन्न आयाम के क्षेत्र में हमको लाभ मिलेगा। और फिर बोल रहा हूँ, उत्तराखंड का युवा रोजगार देने वाला होगा, रोजगार लेने वाला नहीं होगा। तो बिल्कुल सर जी, आपके हमारे साथ अतुल सती जी भी जुड़े हुए हैं। स्वागत है सर आपका, अतुल सती जी और कमल रतूड़ी जी का भी स्वागत है सर, आप दोनों का इस प्रोग्राम में। बेसिकली बद्रीनाथ विधानसभा का एक आज हमारी चर्चा है। तो मैं जानना चाहूंगा कमल रतूड़ी जी से। कमल रतूड़ी जी, बेसिकली एक सवाल है कि ये उत्तराखंड की जो अवधारणा थी, जो आंदोलन हुआ, ये किन कारणों से हुआ और क्या इन 21 वर्षों में जो हमारा सपना था, जिस वजह से ये आंदोलन किया गया, मांग की गई, क्या ये पूरा हो पाया? कमल रतूड़ी जी। जी, वैसे तो ये एक विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक प्रश्न है। हेलो जी जी, आवाज आ रही है आपकी सर। हाँ, वास्तव में जब उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना की गई थी जी, हेलो, जो राज्य की परिकल्पना जी हाँ परिकल्पना की गई थी जी, कहाँ है? तो स्वास्थ्य था, रोजगार सबसे बड़ा उसमें इशू था, मुद्दा था जी। और अलग से अपने राज्य की जो अवधारणा थी कि हमारा अपना शासन हो, क्योंकि हमारी उस समय उत्तर प्रदेश के साथ विषम भौगोलिक परिस्थिति थी। और हेलो, और जो विकास की जो अवधारणा थी, विकास के जो आयाम थे, वो पहाड़ों तक नहीं पहुंच पाते थे। इसलिए एक पृथक पर्वतीय राज्य की बात उठी और वो सपना साकार हुआ। 21 वर्षों में, पिछले 21 वर्षों में ये सपना कितना साकार हुआ, कितना नहीं हुआ, बहुत ही हमारे विद्वान शायद विधायक जी हमारे साथ डिबेट में हैं, महेंद्र भट्ट जी, उत्तराखंड क्रांति दल के भी हमारे साथी हैं, CPI ML के हमारे साथी अतुल सती जी हैं जी, वे सब भी इस पर विस्तार से बोलेंगे। लेकिन हेलो जी, सुनाई दे रहा है रतूड़ी जी, आप कहिए जी। लेकिन जो अहम सवाल आज भी खड़ा है हमारे इस पहाड़ी राज्य के सामने, जो पहाड़ जैसा सवाल खड़ा है, वो रोजगार का है, स्वास्थ्य का है, शिक्षा का है भी। उनपे अभी भी मतलब आज भी वो सवाल खड़े हैं, आपका कहने का मतलब ये है। तो आपके हिसाब से सर कितने प्रतिशत यहाँ पे बेसिकली हमारे उत्तराखंड में अभी जो अवधारणा थी, वो कितने प्रतिशत तक हम सक्सेस हुए? करीब आपके अंदाजन। देखिए, गैरसैंण राजधानी का बहुत बड़ा सवाल है। सवाल तो है सर, वो तो कांग्रेस पार्टी की, मतलब ऐसा है कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टियां रही हैं और जब भी विपक्ष में रहते हैं गैरसैंण राजधानी के सवाल पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड पहले भी स्पष्ट था, आज भी स्पष्ट है कि गैरसैंण राजधानी होनी चाहिए। उसको लेकर जी पिछली जो हरीश रावत जी की सरकार थी, उन्होंने गैरसैंण के भीतर बहुत सारा काम किया, वहां पर मूलभूत सुविधाओं को विकसित किया ताकि भविष्य में गैरसैंण को स्थायी राजधानी के रूप में हम स्थापित कर सके। लेकिन जो वर्तमान सरकार है अभी की, इन्होंने इन 5 वर्षों में उसमें एक कदम बढ़कर भी आगे काम नहीं किया, बल्कि गैरसैंण के अंदर हमारी
मातृशक्ति पर, महिलाओं पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया, उनके साथ अभद्रता की गई। जी, ये मैं कह रहा हूँ, सर बर्बरता मतलब जो लाठी चार्ज है, ये सब चीजें हुई हैं, और ये लगभग अगर हम देखें तो कभी भी अगर जन आंदोलन होते हैं तो सरकारें, कोई भी सरकार रही हो, उन्होंने जनता पे ये अत्याचार किया ही है। और हम उस 1994 की घटना को तो भूल भी नहीं सकते। आजाद भारत की वो घटना है, और ये सभी को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 1994 की घटना एक तरीके से उत्तराखंड और हम लोगों के लिए बेसिकली दाग है, और उस दाग को चाहे 21 सालों में हम लोग धुला नहीं पाए। मैं वापस हमारे साथ बेसिकली जुड़े हुए थे, लेकिन उनके पास नहीं जा सकता, अभी डिस्कनेक्ट हो गए। तो बीरू सजवाण जी, आपके हिसाब से कितने प्रतिशत अभी तक हमारा जो अवधारणा रही वो हम पार कर पाए हैं, या फिर कुछ सफलता मिली है हमें? जी, राज्य की अवधारणा का तो वो मूल मकसद ही मूल निवास था। स्थायी राजधानी गैरसैंण थी। यहाँ के लोगों को रोजगार से जोड़ना था, चाहे वो स्वरोजगार के माध्यम से हो, चाहे सरकारी नौकरियों के माध्यम से हो। इन सरकारों ने बारी बारी से शासन तो किया, लेकिन सिर्फ एक जो बोलते हैं ना राजनीतिक मुद्दा छोड़ना कि गैरसैंण को राजधानी बना देंगे, और आज तक जैसी स्थिति तब थी और वर्तमान में भी वो स्थिति बनी हुई है। राजधानी आवाज कट रही है आपके, जी आवाज कट रही है आपकी। सिर्फ एक मुद्दा चुनावी टाइम पे उठाया जाता। इन्होंने बाहर से हमारी जमीनों को बाहरी जो भूमाफिया हैं उन्हें बेच दिए। हम लोग उन जमीनों में खुद किसान बनकर रह गए, या वहां खुद नौकर बनकर रह गए। बड़े बड़े होटलियर यहाँ पहुंच गए। हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ने के बजाय इन्होंने उनकी संपत्ति तक को भी लुटा दिया। तो इस प्रकार की नीति बनाई गई है, जिससे उत्तराखंड की जो अवधारणा थी, जिसके लिए उत्तराखंड क्रांति दल ने इतना बड़ा आंदोलन छेड़ा था, उसे इन लोगों ने नस्तो नाबूद कर दिया, एकदम समाप्त कर दिया। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि तो कहने का मतलब अभी आपके हिसाब से जो अवधारणा थी वो शुरू भी नहीं हुई है, या फिर वो जिन उद्देश्यों से लिया गया, ना गैरसैंण राजधानी हमें मिल पाई, और ना पहाड़ों पे किसी प्रकार का विकास अभी तक, पहाड़ों पे, जहां तक हम पहाड़ों की बात कर रहे हैं। तो मैं वापस आना चाहूंगा भट्ट जी के पास। भट्ट जी, ये एक जो आपदा हम सभी ने ये जाना, ऋषिगंगा और तपोवन में जो आपदा आई थी अभी, आपके अनुसार बेसिकली ये जो आपदा है, इसका क्या प्रमुख कारण रहा, और किन नीतियों की, क्या ये कुछ सरकारी नीतियां ऐसी रही जिनकी वजह से ये आपदा आई हो? देखिए, आपदा कोई सरकारी नीति नहीं आती। हम देवभूमि के लोग हैं, प्रकृति का प्रकोप झेलना हमारे नेचर का अंग बन गया है। ये कोई प्रथम बार केदारनाथ की आपदा किसी से नहीं पाई, और जो तपोवन की आपदा है वो भी ऐसे प्रकार का माहौल था। ये ठीक है कि विज्ञान आज तरक्की करे और ऐसी आपदा रूप के लिए हम सब प्रार्थना करते हैं, उसी समय समय खड़ी होगी। लेकिन उत्तराखंड प्राकृतिक आपदाओं का केंद्र है, ये हमको सीधा कर पड़ेगा। सरकार कोई दोस्ती नहीं होती है। आपदाएं कांग्रेस होते हैं, आपदाएं बीजेपी के है, आपदाएं आने वाले समय में आने की मान्यता रहती है। लेकिन आपदाओं का समाधान, उसके बाद रिलीफ, कैसे हम लोगों को उसकी सुविधाएं दे सकते हैं, ये महत्वपूर्ण विषय होता है। मैं आज स्वीकार करता हूँ कि जो तपोवन की आपदा आई थी, मैं आज कह सकता हूँ कितने लोग उससे भाई आखिरकार जो विलुप्त हो गए उनको टाइमली मृत्यु घोषित कर दिया जाए, उनके परिवारों को मुआवजे की बात की जाए, विभिन्न कंपनियां जिनके माध्यम मुआवजा मिला, इसके प्रयास किया, भारत सरकार राज्य सरकारों को जो सहायता देने की वो दी गई। लेकिन आपदा किसी हाथ में नहीं है। आपदा प्राकृतिक है, प्राकृतिक आपदा ईश्वर के अधीन है, और हम ईश्वर के सामने कर सकते हैं आपदाओं से को बचाया जाए। दूसरी बात, देखो मैं दोनों लोगों की बात सुन नहीं पा रहा हूँ क्योंकि वो तक सीधा उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि व्यक्ति को अपने हिसाब से बात रखना सारा होता है। बिल्कुल। लेकिन मैं आज रसोई जी है, लेकिन सब स्वीकार करेंगे क्या सिर्फ विकास को 5 साल में दिखाई दिया ना भाई। तो मैं पहाड़ का व्यक्ति हूँ, मैं कह सकता हूँ इसकी कल्पना नहीं की। आज उत्तराखंड से 24 बिजली आती है, 5 साल में बिजली की स्थिति आती है। आप दूर दराज क्षेत्रों में मोबाइल टावर पहुंचाने में सफल हुए हैं,
इससे पहले क्या स्थिति थी? हमने हर डिग्री कॉन्फ्रेंस इंटरनेट की जो व्हाट्सएप है उसकी सुविधाएं थी, लिंक हमने किया है। क्या पहले था जो आप कोरोना काल के अंदर सारी शिक्षा व्यवस्था को ऑनलाइन करने में जो सुविधाएं हमने दी है, कैसे पहले थी? आखिरकार सरकार के स्थिति होने के नाते मैं क्षेत्र का विधायक हूँ, दूर दराज क्षेत्रों तक जो सुविधाएं सम्मति मैंने देने का प्रयास किया और मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, विपक्ष हमारा मार्गदर्शन नहीं करता है, उनको अपने धर्म का पालन करना चाहिए। लेकिन मैं जानता हूँ रतोड़ी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत मेरे पत्नी हैं, हमारे जो और नाम आपने बताया, मैं सबको जानता हूँ, वो दिल से जानते हैं, वो इसको शिकार पहुंचने न करें, उनका हृदय बोलता है। इतने कारण 5% हुए हैं। अगर इसके पहले 10 साल मंत्री रहे, उससे पहले बहुत से लोग मंत्री रहे, लेकिन उसके हिसाब से अगर तुलना करेंगे तो दिल तो बोलेगा ही। कार्यकाल में विधायक मंडल में और बीजेपी की सरकार में जो कार्य हुए हैं, उन कार्यों की तुलना कर सकते हैं। मैं उसको अधिकार है करने का, लेकिन जो रह गया वो मुझे करना है। इसलिए जो रह गया उसके बारे में प्रश्न करते हैं, उनका अधिकार भी है। साहब यहाँ सड़क यहाँ कब आएगी, या पानी नहीं यहाँ कब आएगा, या बिजली नहीं, आज दूसरे हफ्ते में चलेगी कोई गाँव। सर अभी जैसे आपने बताया कि 24 घंटे अब उत्तराखंड में पहाड़ों पे बिजली और मतलब ऐसे काम हुए बेसिकली कि हम लोगों ने कभी परिकल्पना भी नहीं करी होगी। आप जिस हिसाब से बता रहे हैं, तो क्या ये जो काम हुए हैं या फिर काम हो रहे हैं, ये उत्तराखंड राज्य की देन है या फिर केंद्र की देन है? दोनों में अंतर है सर। राज्य सरकार अगर समय पर प्रोजेक्ट का बेटो केंद्र दे नहीं सकता है। सरकार तब भी थी ना, तो केंद्र में कांग्रेस थी, राज्य में कांग्रेस थी, लेकिन राज्य सरकार की मुरामत थी। आखिरकार हर प्रोजेक्ट के लिए डीपीआर बनती है, उसके लिए पूरी कमेटी बनती है, उसके हिसाब से प्रस्ताव जाते हैं और तब हर मंजूर करते हैं। मैं कह सकता हूँ त्रिवेदी जी का कार्यकाल हो, गांधी जी का कार्यकाल हो, हमने एक एक विषय को लेकर प्री प्लानिंग राज्य सेक्टर में प्रस्ताव भेजे, उनके लिए 100% पैसा मिला है। आगे पहले क्यों नहीं हो सकता था, करने की प्रवृत्ति क्यों नहीं हो सकती? लेकिन सरकार राज्य के अंदर भारत सरकार से पैसे लाने की क्षमता, ये भी सरकार का बड़ा पक्ष होता है स्टेट गवर्नमेंट का। इससे डबल इंजन है, और हम कह सकते हैं डबल इंजन सरकार में जिस प्रकार का लाभ राज्य को मिला है, ये आप कानून बना है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं भारत सरकार बोले, अरे भाई अगर ऑल ओवर रोड आ रही है, अगर फॉरेस्ट गिर रही, स्टेट गवर्नमेंट जाएगी, रेलवे तो प्रोजेक्ट आ रहा है, अगर तो भूखे भी है, भी है, स्टेट गवर्नमेंट दवाने के लिए कैसे होगा? इस सारे को लोग समझने को विलंब करते हैं। लेकिन मैं कह सकता हूँ मोदी जी का, मैंने कहा ना, उनका हृदय में उत्तराखंड बसता है, और यहाँ की सरकार से जिस प्रकार भारत सरकार ने किया है, समय पर सब प्रकार के प्रपोजल, सब प्रकार के प्रोजेक्ट भारत सरकार दिए गए, आधार क्षेत्र में यहाँ पैसा है। ये पहले भी हो सकता था, लेकिन मनोवर्ती की सत्ता थी जी। तो कहने का मतलब सर, जो काम हुए हैं केंद्र की वजह से हुए हैं, और केंद्र क्योंकि केंद्र में मोदी जी की सरकार है, तो उन्होंने इस तरीके की प्लानिंग या फिर नीतियों में बदलाव लेके आए ताकि वो काम जल्द से जल्द हो सके। मैं यूकेडी जी केंद्र भी राज्य को तब देता है, राज्य सरकार जी उसका प्रपोजल ठीक प्रकार से बना के भेजे, उसे भ्रष्टाचार ने दिखाई दे, और आज इतना पैसा जैसे नर्सरी के माध्यम से, रेलवे के माध्यम से, हर क्षेत्र में आप प्रधानमंत्री आवास देखिए कितने मिल रहे हो उत्तराखंड के अंदर जी। आज आप हर घर नल का प्रवेश देखिए, भारत सरकार से पैसा आ रहा है। आपका अटल आयुष्मान योजना जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने व्यवस्था बनाई थी, उत्तराखंड राज्य को दी है, ये व्यवस्थाएं बन रही है, तब बन रही है जब डबल इंजन है। स्टेट गवर्नमेंट अपने बताओ, और मैं इस बात इसलिए कह रहा हूँ, ऐसा भी समय था जब केंद्र सरकार की, राज्य सरकार भी तब इस प्रकार के प्रॉब्लम लाने की नैतिक जिम्मेवारी भी नहीं थी, ना क्या लोग हैं कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि विकास का लक्ष्य जो है, विकास का पक्ष है, वो केवल भारत सरकार में होता है। जी बीरू सजवाण जी जुड़े हुए हैं सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस बात पे? बीरू सजवाण जी। हाँ जी सर, हाँ मैं ये कहना चाह रहा था, माननीय विधायक जी अभी तक काफी उपलब्धियां गिना रहे थे। पहली बात तो इन्होंने ये कहा कि आपदा तो प्राकृतिक है, इस पे किसी का बस नहीं है,
लेकिन मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपदा प्राकृतिक है, लेकिन आपने इसको रोकथाम के लिए क्या सुनियोजित व्यवस्था की? किस तरह से आपने ऐसी व्यवस्थाएं क्यों नहीं बनाई जिससे हम आपदाओं को कम से कम कर सकें? और अब लास्ट में इनके हाथ से बात निकल गई तो इन्होंने भगवान के सर डाल दी। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, जनता सब जानती है। बीरू सजवाण जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्या बोला पुजारी ने? सजवाण जी जो कह रहे हैं कि आपदा आपदा तो प्राकृतिक देन है, आपने प्रकृति पे एक तरीके से ठीकरा डाल दिया, लेकिन उसको रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए? ऐसा है, जब भूकंप आता है तो इससे पूछना कि क्या प्रयास करेंगे। जब जो है आप अचानक केदारनाथ के अंदर इतनी बड़ी संख्या श्रद्धालु आए हुए हैं और अचानक इस प्रकार की परिस्थिति निर्माण होती है, तो तब क्या प्रयास हो सकते हैं? देखिए, आपदा 100% प्राकृतिक होती है, उसका आपदा के बाद राहत और सब प्रकार से तत्काल दैनिक काम ये करना पड़ा होता है। सर, मैं कह सकता हूँ कांग्रेस के अंदर जो है मेरे में केदारनाथ की जो आपदा आई थी, उसकी क्या स्थिति हुई थी, और हमारे यहाँ ज्योति मत जो आपदा आई, मैं आज कह सकता हूँ कितनी तरह का सबको मुआवजा दिया, हर प्रकार की व्यवस्था बनाई। ये सरकार का आपदा आए कब आए क्या ना आए, इसके लिए भी विज्ञान उस दिशा में प्रयासशील है। और मैं कह सकता हूँ ईश्वर करे, आज तो मौसम गर्म होता है, 4 दिन बारिश रहेगी, मौसम को बता रहा है कब क्या, इसके साथ अभी और विज्ञान को तरक्की करनी पड़ेगी। और सरकार जो भूकंप को बता देगा, जिस दिन बता देगा आपका बनने वाली है। रतोड़ी जी, आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है जी। मैं ये कह रहा हूँ बिस जी, हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले काफी समय से भट्ट जी लंबा चौड़ा भाषण सुना रहे हैं। इनसे मेरा एक सवाल है कि 7 फरवरी की आपदा के बाद क्या इन्होंने रेणी गांव का पूर्ण विस्थापन कर दिया है? क्या रेणी गांव के लोगों को न्याय मिल गया है? नहीं, रतोड़ी जी, आपकी आवाज थोड़ा समझ नहीं आई। आप क्या क्या सवाल क्या था आपका? मेरा सवाल यह है कि 7 फरवरी की जो आपदा आई, जी, जो ऋषिगंगा में आपदा आई, उसमें 200 से ज्यादा लोग बेमौत मारे गए। जी, क्या उन सभी को उचित मुआवजा दिलवा दिया गया सरकार की तरफ से? हाँ, भट्ट जी ने ये बताया था कि उसके बाद जिस प्रकार से राहत कार्य हुए, वो उस पे काम किया सरकार ने और सबको मुआवजा मिला है। भट्ट जी, नहीं मिला है। नहीं, भट्ट जी कुछ भी कह देते हैं। हमारे विधायक हैं, बहुत ही सम्मानित विधायक हैं, वो कुछ भी कह देते हैं। मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ, अगर मेरी आवाज आप तक आ पा रही है? नहीं, सजवान जी, मैं ये कह रहा हूँ, महेंद्र भट्ट जी कुछ भी कह दे, महेंद्र भट्ट जी कुछ भी कह देने के लिए मशहूर है, कुछ भी कह देते हैं। बीस जी मैं ये कह रहा था, मेरा ये सवाल था विधायक जी से, भट्ट जी से। मेरी आवाज आ रही है बीस जी आप तक? आ रही है। मेरा सवाल ये था विधायक महेंद्र भट्ट जी से कि क्या ऋषिगंगा और तपोवन बैराज में जो लोग बेमौत मारे गए उस आपदा में, उन सभी को उचित मुआवजा मिल गया है? हाँ, उन्होंने कहा मिल गया है। नहीं मिला है। ये तो हमारा सवाल है। मैंने कहा है राज्य सरकार भारत सरकार ने भेदभाव किया है, कंपनियां प्राइवेट कंपनी क्या देंगी वो अलग बात होता है। जो सरकार की तरफ से वो मुआवजा मिल चुका है। कंपनियों की तरफ का मुआवजे के बारे में सरकार नहीं बता सकती। तो कंपनियों का मुआवजा कौन दिलवा गया? कंपनियां क्या सरकार के अधीन नहीं है? भट्ट जी से पूछिए। इनको ही बोलिए अतुल जी को, जी, राज्य सरकार का जो मुआवजा उन्होंने दिया है, और जो कंपनी का मुआवजा, कंपनियां प्राइवेट सेक्टर कंपनियां होती है, उनके अपने मानकों
तो सरकार की तरफ से बेसिकली जो सरकार की तरफ से डिसाइड किया गया था वो मुआवजा मिल चुका है, और जो कंपनियों का है तो वो कंपनियों का अपना प्रोसेस होता है, वो उसके हिसाब से करेंगे। नहीं नहीं बिष्ट जी, ऐसा है, विधायक जी बिल्कुल अनर्गल बात कर रहे हैं। क्या एक व्यक्ति की मौत पर, एक स्थान पर एक व्यक्ति की मौत होती है, उसको अलग मुआवजा, और दूसरे स्थान पर उसी आपदा में, ऋषिगंगा में दूसरे व्यक्ति की मौत होती है, उसको अलग मुआवजा, क्या ये न्याय संगत है? और क्या मुआवजा दिलाए जाना सरकारों की जिम्मेदारी नहीं होती है क्या? कंपनियां भी सरकारों के ही अधीन होती है। भट्ट जी, रतूड़ी जी कह रहे हैं कि कुछ लोगों को अलग अलग तरीके का मुआवजा मिला है, कुछ को अलग मिला है, कुछ को अलग मिला है सरकार के द्वारा। जी, कंपनियां तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनियों का मुआवजा ज्यादा रहा होगा, प्राइवेट कंपनी मुआवजा कम रहा होगा, कंपनी का इंटरनल मैटर होता है। लेकिन राज्य सरकार ने और भारत सरकार जो मुआवजा तय करा, उसमें कोई चौराहे नहीं, सबको दिया गया, और जो तय कहा गया वो दिया गया। ठीक है, कंपनी वाला नहीं कंपनी, वो तो हम भी मानते हैं सर कि कंपनी की क्या पॉलिसी है मुआवजा की, उनका क्या प्रोसेस है, वो अलग है। लेकिन रतूड़ी जी केवल इन कंपनी का अपने खर्च का इंश्योरेंस क्या होगा, इंश्योरेंस का भुगतान हुआ होगा, जी उनका अपना प्रोसेस है। तो रतूड़ी जी ये तो बात है कि बेसिकली अगर कंपनियों की ओर से कम ज्यादा दिया है तो कंपनियों का अपना स्टैंडर्ड है, वो किस तरीके से कर रही है प्राइवेट कंपनियां। लेकिन जो सरकार की तरफ से, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, तो उनकी तरफ से जो मुआवजा मिलना था वो मुआवजा मिला है, ये हमारे विधायक जी बोल रहे हैं। तो मैं सर दूसरे सवाल पे आना चाहूंगा। बेसिकली इस समय जो रैणी गांव है, जो रैणी गांव का भी विस्थापन का कुछ समस्या चल रही है, तो वहां की समस्या क्या है और उस समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है, मैं बीरू सजवाणी जी से पूछना चाहूंगा। जी बीरू जी, मेरा तो यही मानना है भाई साहब कि जो सरकार है अभी तक भट्ट जी सारी समस्याएं भगवान के ऊपर डाल रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि जो आपदाएं आ रही हैं हम इनको मैनेज क्यों नहीं कर पा रहे हैं। मतलब आपदा आने के कारण नहीं सर मैं देखिए फिर से हम वहीं पे चले जा रहे हैं। मतलब आपदा वाला जो सवाल है, सवाल इस समय रैणी गांव की समस्या को लेके है कि रैणी गांव की समस्या क्या है और उसका निदान आप कैसे करेंगे। अगर आप प्रतिनिधि के तौर पे चुने जाते हैं सजवाण जी, तो आप कैसे उस समस्या का निदान करेंगे। जी अभी समस्या तो ऐसी है कि जैसे हमारे रतूड़ी जी ने भी बताया कि उन्हें कई परिवार ऐसे हैं जिन्हें अभी तक विस्थापित नहीं किया गया है। कहीं ऐसी स्थिति है कि उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया गया है सरकार के माध्यम से। ये सरकार कब उन्हें मुआवजा दे पाएगी। अगर हमारे पास इस तरह का कोई वो होता तो निश्चित रूप से हम भी इसमें सहयोग करते, लेकिन सरकार की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि वो न सहयोग कर रही है, सिर्फ राजनीति इसमें खिलते जा रही है और सारी चीजें भगवान के ऊपर डाल दे रही है। तो ये अपने आप में जायज नहीं है। नहीं सजवाण जी, सवाल फिर शायद हम दूसरी लाइन में चले गए। मैं कमल रतूड़ी जी के पास आता हूँ। रतूड़ी जी आप बताएं कि जो रैणी गांव है बेसिकली, और हम सभी जानते हैं गौरा देवी का गांव, और गौरा देवी को हम सभी जानते हैं चिपको आंदोलन के एक तरीके के नायक रहे हैं वो उस समय के। तो कमल रतूड़ी जी, रैणी गांव की समस्या क्या है और उस समस्या का निदान बेसिकली आपकी पार्टी या फिर आपके पार्टी के प्रतिनिधि किस प्रकार से करेंगे। बिष्ट जी ऐसा है, जो आपदा आई ऋषिगंगा नदी पे जी, उस आपदा में रैणी गांव पूरी तरह से खतरे की जद में है। मैं रैणी गांव लगभग 10 बार गया, और अभी हफ्ते भर पहले मैं रैणी गांव गया था। वहां के लोग पूरी तरह से डरे हुए हैं, घरों में दरार है। रैणी गांव को ठीक नीचे दरार पड़ गई है, कभी भी वो गांव खिसक करके नीचे आ सकता है। रैणी गांव की बात कर रहा हूं मैं जी। उसको लेकर मेरा ये कहना है कि हमको जो हमारे राज्य की जो पुनर्वास नीति है उसको बदलना पड़ेगा। और मैं अपने जोशीमठ विकास खंड की बात कर रहा हूं, केवल एक रैणी गांव नहीं,
लगभग 1 दर्जन गांव है जिनका विस्थापन होना है। जी, जोशीमठ विकास खंड में लगभग 1 दर्जन गांव है जिनका विस्थापन होना है, और रैनी गांव का तो तत्काल विस्थापन होना चाहिए था, लेकिन आज 11 महीना लगभग हो गया है। 7 फरवरी के आपदा के बाद विस्थापन का कोई प्रोसेस नहीं हो पाया आपके हिसाब से? जी, बिल्कुल नहीं। वहां पर माननीय विधायक जी गए ही नहीं। अच्छा, विधायक जी आप सुन रहे हैं भट्ट जी? लेकिन मैं इनकी बात सुन पा रहा हूँ, आप बताइए क्या। जी, रतूड़ी जी कह रहे हैं, जैसे मैंने गौरा देवी रैणी गांव के बारे में कहा कि उनकी समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है, तो रतूड़ी जी ने बताया कि समस्या तो विस्थापन की है, लेकिन इतने टाइम के बाद भी 11 महीने हो चुके हैं और इसके बावजूद भी उनका कोई विस्थापन के लिए कोई काम नहीं किया, और विधायक जी वहां गए तक नहीं है। ये रतूड़ी जी बता। मैं 3 बार गया हूँ, ऐसा रतूड़ी जी को बता के नहीं जाऊंगा मैं। रतूड़ी जी मेरा अच्छे मित्र है। जी जी, लेकिन राजेश भंडारी के साथ है आजकल, न जाने कब तक रहेगी मैं कह नहीं सकता हूँ, है ना, उनका अधिकार है, कांग्रेस पार्टी में हो रहे हैं जी। मैं 3 बार रैनी गाँव गया हूँ, वहाँ के प्रधान से मेरा संबंध है, और मैं आपको बताऊँ रैनी गाँव के विस्थापन के लिए कार्रवाई हो चुकी है। एक स्थान तय हुआ था, वहाँ थोड़ा विवाद था, दूसरे स्थान के चयन की प्रक्रिया प्रारंभ है। जब कोई का विस्थापन श्रेणी में आता है तो सरकार कोई भी आए वो विस्थापित जरूर होता है। उस दिशा में सब प्रयास हो चुके हैं, और क्योंकि रिंगी की भविष्य रिंगी के ऊपर भविष्य मंत्री के क्षेत्र में उनको जमीन दी गई थी, वहां पर सुना भविष्य मंत्री के लोगों ने आपत्ति व्यक्त की है। दूसरे स्थान के चयन के लिए आदेश हो गए हैं, और जहाँ वो चाहेंगे वहां उनको वो स्थान मिलेगा, और अगर स्थान तो धनराशि दी जाएगी। विस्थापन की श्रेणी में जब कोई आम चुनाव आ जाता है तो विस्थापन 100% सुनिश्चित होता है। ये ठीक है, स्थान चयन में थोड़ा दिक्कत है आज के, उसका समाधान निकाल रहे हैं, और जो का 12 गाँव है, 15 गाँव है, ये सच्चाई की बहुत से गाँव विस्थापन श्रेणी में आया, बहुत से गाँव को मुआवजा मिल गया, लेकिन बहुत से लोग अपने गाँव को समझ नहीं है, वो वहीं पर है। लेकिन सरकार की जब विस्थापन के नियमावली के अंदर विस्थापन में कोई गाँव तय हो जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट के मानक गाँव को विस्थापन हमारा उसकी सब व्यवस्थाएं बनाना सरकार कर्तव्य होता है, और राज्यपाल की अधिसूचना के आधार पर तय होती है, इसलिए सरकारें बदलती है, विस्थापन तय रहता है, और वो रैनी गाँव को सबको मिलेगा। तो जो यहाँ पे विधायक जी ने जो बात कही, बेसिकली विस्थापन का जो प्रोसेस है वो है, और एक बार अगर किसी गांव को मार कर दिया गया तो उसका विस्थापन हो गई, सरकार जो मर्जी हो। इसमें विधायक जी ने ये बात भी कही कि रतूड़ी जी ने जैसे बताया कि इतने टाइम में आप एक बार भी वहां पे नहीं गए, तो विधायक जी ने बताया कि वो 3 बार वहां पे जा चुके हैं, और ऑलरेडी ग्राम प्रधान या उन लोगों के संपर्क में भी हैं। तो ये बेसिकली ये सेशन में फिर से बताना चाहूंगा कि हम लोगों का उद्देश्य ये नहीं है कि हम एक दूसरे के पास, जो काम हो चुके हैं वो हो चुके हैं, काम डिले हुए किस वजह से हुए, आगे का जो हमारा विजन है, हमारे क्षेत्र की बद्रीनाथ विधानसभा की समस्याएं क्या है, और उन समस्याओं का समाधान भट्ट जी अगर करते हैं तो किस प्रकार से करेंगे, रतूड़ी जी या कांग्रेस प्रतिनिधि जो होंगे वो किस प्रकार से करेंगे, यूकेडी के प्रतिनिधि हैं या फिर अन्य कोई भी अगर प्रतिनिधि आता है तो उनके क्या विचार हैं उन समस्याओं को दूर करने के लिए। तो हम इसी के ऊपर बेसिकली बात कर रहे हैं। एक और सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा बेसिकली सजवाण जी से। तो सजवाण जी, जो जोशीमठ है, जोशीमठ हॉस्पिटल है, बेसिकली जो अस्पताल है, वहां पे अभी की क्या समस्याएं हैं, और उन समस्याओं को दूर करने के लिए आप किस प्रकार से प्रयास करेंगे? सजवाण जी। जोशीमठ अस्पताल ही नहीं सर, आपने उदाहरण जोशीमठ का दिया, मैं वहीं से शुरू करता हूँ। ये तो सारे अस्पतालों की स्थिति ऐसी है, ना तो वहाँ ढंग के डॉक्टर हैं जी, इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ इसलिए बना है, मतलब क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है वहां पे। क्वालिफाइड ढंग के मतलब आप ये देखिए कि अगर मरीज वहां जाता है तो उसे सीधा रेफर नीचे को कर दिया जाता है, तो क्या फायदा है ऐसे अस्पतालों का। आप वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ बना देते हैं, बिल्डिंगें बना देते हैं, क्योंकि ठेकेदारी होती है, पैसा आता है, बढ़ता है, और वहां आप सुविधाएं नहीं दे पाते हैं, अच्छी मशीनें नहीं दे पाते हैं, अच्छे डॉक्टर नहीं दे पाते हैं, जिससे लोगों को या तो मरना पड़ता है या तो मजबूरन नीचे के लिए पलायन करना पड़ता है। तो सबसे बड़ी स्थिति ये सिर्फ जोशीमठ की नहीं है, या आप गोपेश्वर अस्पताल की स्थिति सभी पहाड़ी क्षेत्र में जितने भी अस्पताल हैं उनकी है। जी
हाँ जी, हाँ जी, कम से कम इस प्रकार की व्यवस्था सरकार को बनानी चाहिए थी कि जिससे मेरी जी, आवाज आ रही है सर? आवाज कट रही है सजवाण जी आपकी ना, बीच ढंग का बीच में यहाँ मिल जाए आवाज आदमी कट को। जा रही है। हाँ जी सर, नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम है। अभी भट्ट जी कह रहे थे कि हमने बहुत अच्छी व्यवस्था दी है, लेकिन लेकिन चमोली में तो बहुत बुरी स्थिति है नेटवर्क की। जी जी, वो दिख रहा है सर, वो दिख रहा है। भट्ट जी भी इसी कारण जुड़ नहीं पाए, इसलिए फोन के माध्यम से जुड़े हैं। कॉल पे नहीं आ पा रहे हैं। अभी तो तारीफ कर रहे थे कि हमने तो बहुत अच्छी नेटवर्क व्यवस्थाएं कर ली हैं, लेकिन स्थिति आपके सामने है। जी, तो ये इसको दूर कैसे करेंगे सजवाण जी? ये तो समस्या है कि पहाड़ों में डॉक्टर ज्यादातर सेंटर एक रेफर सेंटर के नाम से ही प्रसिद्ध हैं। दूर कैसे करेंगे समस्या? जी, दूर करने का ऐसा है सर, अगर आप जैसे श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज है, वहां पर जी बच्चों को हम मेडिकल की शिक्षा दे रहे हैं, या स्थानीय कोई हमारे इस तरह के बच्चे हैं जो बहुत अच्छी मेडिकल की शिक्षा लेके आ रहे हैं, हम उनसे बढ़िया कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे उनको हम जी बाहर के बजाय हम उन्हें प्रोत्साहित करें कि भाई आप अपने शहर में अपने लोगों की सेवा करें, और बाहर के जो बढ़िया बढ़िया डॉक्टर हैं उन्हें हमारी सरकारें अच्छे पैकेजेस पर ला सकती है यहाँ, जिससे हम यहाँ से जी बाहर की तरफ आ रहे हैं। हमारे लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ जो चीजें आसानी से हो सकती हैं पहाड़ में, माना कोई विकट समस्या है। मेरी आवाज आ रही है सर आप तक? आ रही है, आ रही है। हाँ, माना कोई बीमारी है, छोटी सी बीमारी यहाँ होती है, लेकिन हमारे डॉक्टर, ऐसे क्वालिफाइड डॉक्टर यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। अगर इस चीज की बात होगी तो हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, हम उनमें एक आध और वृद्धि कर सकते हैं। हम श्रीनगर तक ही क्यों छोड़े उसे, हम एक आध और कॉलेज ऐसे बना लें और अच्छे डॉक्टर निकाल के अपने पहाड़ों में उन डॉक्टरों को लाए, तो इससे हम कम से कम इस चीज का निजात तो पा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर ही अच्छे नहीं बन पा रहे हैं। जो अच्छे होते हैं उन्हें प्राइवेट में वो अपनी सेवाएं नीचे देहरादून दे रहे हैं, सरकार उनको रोक दे रही है। वो प्राइवेट भी चला रहे हैं, अपने सरकारी अस्पताल भी चला रहे हैं। वो पहाड़ में रहना क्यों पसंद करेगा? क्यों वो खाली सरकारी तनख्वाह पर रहना पसंद करेगा? तो सरकार की कमी ही है इसमें। कम से कम ऐसी नीति हमारी चिकित्सा के संदर्भ में बननी चाहिए। जी, हेलो, तो और इसी आवाज आ बात रही पे है सर? रतुड़ी जी हेलो, आप क्या कहना चाहेंगे सर? अस्पतालों सवाल की ये है, समस्या। जी जी, जोशीमठ में एकमात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जी और वो आज की स्थिति में आप देखेंगे तो उस पूरे भवन में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। जोशीमठ का जो गांधीनगर का इलाका है, जी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अलावा पूरा इलाका भूस्खलन की जद में है। जी और जोशीमठ का स्वास्थ्य केंद्र खुद बीमार पड़ा हुआ है, एक्सरे मशीन है लेकिन टेक्नीशियन नहीं है। जी एक्सरे मशीन है, टेक्नीशियन नहीं है। अल्ट्रासाउंड की मशीन जंग खा रही है। जी, तो ओटी है, ये तो समस्या है सर। सर ओटी ये है। समस्या है, ये तो हमें पता है। बेसिकली यहाँ पे हमारे एक साथी हैं वैभव जी, उन्होंने लिखा भी है कि जोशीमठ हॉस्पिटल में, और भट्ट जी ये स्पेशली आपको पूछा गया है कि जोशीमठ हॉस्पिटल में ना एक्सरे है ना डॉक्टरों का पूरा स्टाफ है, दवाइयां तो सपने देखने जैसा है। तो एज ए जनप्रतिनिधि आपकी ओर से क्या प्रयास किया गया? मैं उत्तर दूं? जी जी प्लीज। देखिए, आज उत्तराखंड में डॉक्टर भट्ट होंगे, डॉक्टर रुतुल होंगे, डॉक्टर सरदार होंगे। जी ये सच्चाई है कि कोई काल खंड था जब डॉक्टर जो होते थे उत्तर प्रदेश के आते थे और हम आरोप लगाते उत्तराखंड पहाड़ में नहीं आना चाह रहे। सरकारें प्रयास करती है कि महेंद्र भट्ट का भाई भी आए, इनका रतुड़ी जी का भाई भी है, सरदार जी का भाई भी है। पहले तो प्रयास करना पड़ेगा। अपने मित्रों से मैं आग्रह करता हूँ, क्या हम अपने परिवार के लोगों से आग्रह कर सकते हैं कि पहाड़ जब सेवाएं दी। मैं ये जानता जनक थोड़ी जी नहीं पड़ा कोशिश की थी मेडिकल कॉलेज में, वो 10 साल 5 साल पहाड़ में रहेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी बाद में पूरी फीस जमा कर दी, क्योंकि
क्योंकि मैदानी क्षेत्रों के अंदर डॉक्टरों को एक ऑपरेशन मिलती है जिससे हम उनको एक महीने में तनख्वाह देंगे। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और इसकी दिशा के अंदर केवल भावना तो पक्ष ही डॉक्टर को उत्तराखंड में ला सकता है। एक बात। दूसरी बात, मैं ये भी कह सकता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर अगर मैं विधायकों की बात करूँ तो मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कि 5 साल पहले समस्या थी, मैंने तो थोड़ा तो उसका बड़ा विश्वास किया है। आज मैंने जितने डॉक्टरों को, चाहे जिला मुख्यालय का हॉस्पिटल हो, चाहे जोशीमठ का हॉस्पिटल हो, चाहे पोखरी हॉस्पिटल हो, मैंने डॉक्टर की संख्या बढ़ाई। थोड़ा मैं इस पर अपने विरोधी राजनीतिक दलों को कहना चाहता हूँ, ये जरूर देखें 5 साल पहले क्या स्थिति, उसमें सुधार आएगी नहीं। हाँ, ये जरूर है कि गुणा सुधार की आवश्यकता है। और मैं इस बात को इसलिए मैंने कहा कि मेरा भाई डॉक्टर रतूड़ी, डॉक्टर सुजवान, अगर हम सब घरों में रहते, डॉक्टर देगी, अगर हम सब घरों में रहते हैं तो हमको अपने परिवार के बच्चे को भी कहना पड़ेगा जोशीमठ में भी आओ, भुवनेश्वर में आओ, पोखरी में भी आओ। और मैं इस रूप में इसलिए कह रहा हूँ, जब ये प्रश्न निर्माण हुई तो हम लोगों ने बहुत विचार मंथन किया और मैं आज कह सकता हूँ अटल आयुष्मान कार्ड ये हमारे लिए वरदान साबित हुआ है। और आज अगर कोई जो सुविधा का डॉक्टर हमको जोशीमठ नहीं मिल पा रहा है, उसी राशि में सरकार की जनता की 5 लाख की जनता में हम उत्तराखंड के अंदर कहीं देश नहीं, फ्रंट देश के अंदर उसके इलाज हॉस्पिटल का नाम निर्धारित है। इतना ही नहीं, हमने एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था बनाई है जिसका हमने लाभ दिया है। और हमने पशुओं की सवारी हो, 108 हो, एम्बुलेंस हो, इस दिशा में जो प्रयास हमने करने की कोशिश की है। यहाँ तक कोरोना के कालखंड के अंदर स्वास्थ्य सुविधा में किसी को दिक्कत न आए, हमने बेडों की व्यवस्था की है, ऑक्सीजन की व्यवस्था की है। आखिरकार एक सरकार का जो तंत्र है वो खास तौर पर स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर हम लोग किसी डॉक्टर को बहुत प्रेशर ना कर नौकरी नहीं करा सकते, वो त्याग पत्र दे रहा है और प्राइवेट सेक्टर में एक दिन के ऑफिसर के 1 लाख रुपए ले रहा है, हम 1 लाख रुपए वेतन देने की स्थिति में नहीं। इसके साथ मैं इतना जरूर कहूंगा, हम सब लोगों को प्रयास करना पड़ेगा। और भविष्य के अंदर मैं आज कह सकता हूँ, मेरा जो अगला मिशन होगा, जब मैंने अपने पहले मिशन के अंदर अपने कार्यकाल में सड़कों पर प्राथमिकता है, तो मैं अगर मेरा जनता का आशीर्वाद मुझे मिला और मैं चुनाव जीता तो मेरा अगला मिशन स्वास्थ्य होगा। और मैं कहता हूँ, मैं चैरिटेबल हॉस्पिटल, चाहे भारत माता मंगला हो, आज मैं पीपल कोट के अंदर विवेकानंद ट्रस्ट का बहुत आभारी हूँ। विवेकानंद ट्रस्ट ने अपने हॉस्पिटल खोला से बहुत सुविधाएं लोगों को मिल रही। और मैं माता मंगला से लेके और हमारे जो अपने महंत है बड़े, हमारे जो देहरादून के अंदर उनके अनेक हॉस्पिटल चलते हैं, उनके माध्यम से मैं आग्रह करूंगा, गुरुराम जी के महंत जी से मैं आग्रह करूंगा कि मैं दूर दराज सीमांत क्षेत्रों के अंदर, और मुझे पता है मैंने दिल्ली में अनेकों लोगों संस्थाओं से बात की है, जोशीमठ के अंदर आप विवेकानंद ट्रस्ट का तो खुल गया है, बद्रीनाथ में खुल गया है, लेकिन मेरा प्रयास होगा हम स्वास्थ्य के अंदर चैरिटेबल हॉस्पिटल को बढ़ा सकते हैं। ये मैं स्वीकार करता हूँ कि ना डॉक्टर भट्ट आ रहा है, ना डॉक्टर रतूड़ी आ रहा है, ना डॉक्टर सजवान आ रहा है। ये हम सबको विचार करना पड़ेगा, अपने परिवार के भाइयों को देना पड़ेगा। क्या सरकारें डॉक्टरों को प्रेशर मेंटेन नहीं कर सकती है, वो रिजाइन दे रहे हैं, त्यागपत्र दे रहे हैं, नौकरी छोड़ रहे हैं, क्या करेंगे सरकार? कोई भी सरकार आए पर हमारी नहीं है। लेकिन हाँ, भारत रूप से जरूर चाहूंगा हम भविष्य के माध्यम से और स्वास्थ्य सुविधाओं को कैसा और अच्छा कर सकते इस दिशा में प्रयास होगा। और मैं मेरा अगला विजन पलायन का जो था स्वास्थ्य, मैं आगे अपनी जीवन से आगे बढ़ाने का काम करूंगा। जी शुक्रिया भट्ट जी। तो जो अभी भट्ट जी ने बताया बेसिकली कि स्वास्थ्य सुविधाओं के ऊपर आयुष्मान कार्ड बनाया गया, गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया, और कोविड काल में किस प्रकार से बेडों की व्यवस्था की गई या फिर चीजों की व्यवस्था की गई। और डेफिनेटली एक जो समस्या है बेसिकली उनकी ये रिक्वेस्ट भी है सभी से कि हम भी अपने बच्चों को, जो भी हमारे बेसिकली उत्तराखंड में डॉक्टर हैं, उनको भी बोले कि आप पहाड़ों में आए, क्योंकि पहाड़ों में जो डॉक्टर हैं वो रिजाइन देने को तैयार है। जी रतूड़ी जी, आप कुछ जी मेरा सवाल विधायक जी से ये था जी कि जोशीमठ में एक्सरे मशीन है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, लेकिन जोशीमठ में एक्सरे मशीन है, टेक्नीशियन नहीं है, अल्ट्रासाउंड मशीन है जी, लेकिन उनको ऑपरेट करने वाला डॉक्टर नहीं है। दूसरा सवाल सर, तीसरा सवाल
आप इस बारे में क्या कहते हैं? और ये डेफिनेटली पहाड़ों पे ज्यादातर हर जगह सुनने को ये मिलता है, या तो बिल्डिंगें तो खड़ी हैं तो डॉक्टर नहीं है, अगर मशीनें हैं तो उनके टेक्नीशियन नहीं है, चलाएगा कौन उनको? जंग खा रही है मशीनें। मेरा उत्तर वही है ना, मैं आज कह रहा हूँ थोड़ी से, कोई टेक्नीशियन आना चाहता हो, मुझे नाम तो मैं कर सकती दूंगा उसको, है कोई टेक्नीशियन? मतलब हमारे पास हमारे 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 जी ये समस्याएं हैं, और धीरे धीरे मैं आज देश के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ। देश के प्रधानमंत्री कहे कि हम उत्तराखंड के प्रत्येक जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज स्थापित करेंगे, जिस दिन वो सबका पूरा होगा। और मोदी जी जो कहते हैं होगा, मैं विश्वास, अगर मैं इस बात को कह सकता हूँ कि भविष्य के अंदर इस सब समस्या का समाधान होगा, हर जिले के अंदर मेडिकल खुलेगा, क्योंकि ये देश के प्रधानमंत्री घोषणा है, देश घोषणा की है। थोड़ा सबर रखना पड़ेगा मित्रों, और प्रधानमंत्री भारत सरकार में इस समस्या को भी भविष्य के अंदर हम समाधान कर देंगे। जी रतोड़ी जी जी, तो वो भट्ट जी ने यही कहा कि हमारे पास डेफिनेटली कह रहे हैं कि अगर आपकी नजर में कोई टेक्नीशियन है, फिर कोई स्टाफ है, तो बताइए, हम उनको बेसिकली अपॉइंट करेंगे जल्द ही। लेकिन समस्या यही है पहाड़ों पे, पहाड़ों की समस्या जो निकल के आई है, बीस जी ऐसा है, यदि विधायक जी ये सवाल जनता पर छोड़ रहे हैं कि वो टेक्नीशियन बताएं, तो फिर सरकार किस काम के लिए है इनकी? ये सरकार की जिम्मेदारी है कि टेक्नीशियन की व्यवस्था करे, अल्ट्रासाउंड मशीन है तो वहां पर। रतोड़ी जी ये सवाल आपसे भी, क्योंकि आपसे भी है कि अगर इस प्रकार की समस्या आती है तो आप इसका निदान कैसे करेंगे? जी 5-10 साल तो कैबिनेट मंत्री थे भंडारी जी। देखिए सुनिए 10 साल तो कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं भंडारी जी। बिल्कुल आज से 5 साल पहले मैं भट्ट जी से बहुत आदर पूर्वक कह रहा हूँ, 5 साल पहले यहाँ पर एक्सरे भी होता था, अल्ट्रासाउंड भी होता था जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, और यहाँ पर जो भी नहीं होता भट्ट जी, नहीं होता। आपसे मेरा निवेदन, आपसे मेरा आग्रह है, निवेदन है, विनम्रता पूर्वक आप जोशीमठ आइए, मैं आपके साथ चलूंगा। आप देखिएगा वहां पर ना एक्सरे टेक्नीशियन है, ना अल्ट्रासाउंड होता है, ना ब्लड टेस्ट होता है, नहीं होता है कुछ। हाँ, जनता जरूर प्रमाण देगी भट्ट जी सर। देखिए, जनता प्रमाण देगी। बात यहाँ पे बेसिकली एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का मैं फिर से कहूंगा कि उसका समय नहीं है कि ये उस समय डेफिनेटली ये सवाल जनता की ओर से सभी जिन्होंने भी वहां पे इस बद्रीनाथ विधानसभा में जिनके पास बेसिकली एक तरीके की जनप्रतिनिधित्व रहा है, तो उनसे सवाल है ही कि इतने सालों में हमें मिला क्या है? बिल्डिंगें हमें मिली हैं, लेकिन उनमें प्रॉपर स्टाफ नहीं होता। अगर कहीं पे मतलब टेक्नीशियन पहले तो इंस्ट्रूमेंट होता नहीं, इंस्ट्रूमेंट अगर आ भी जाते हैं हमारे पास, हथियार आ भी जाते, तो उनको चलाने वाले हमारे पास बंदे नहीं है, स्किल्स नहीं है। तो पहाड़ों में स्किल सेट की कमी है, और इस कमी को दूर करने के लिए जी मेरा भोजन आ गया है जी और मैं किया नहीं मैंने, क्योंकि मैं थोड़ा कहीं से कल आया, फोन आ गया जी। तो मेरा इतना ही आग्रह है, जितना हो पाया वो 5 साल कार्यक्रम कर पाया, और मैं विश्वास करता हूँ भविष्य भोजन तो और दिन से हो जाएगा, जनता के सवालों को जवाब आपको देने पड़ेंगे, ऐसे नहीं सकते हैं आप। भोजन तो आप कल भी करेंगे, आप भाग नहीं सकते हैं। मेरे मित्र मैं जानता हूँ। जी भट्ट जी मेरा जाने से पहले अगर आपके पास समय नहीं है सर, वैसे जनता तो समय मांग रही है लेकिन भोजन के नाम पे आप भाग सकते हैं सर। एक हमारी एक्चुअली वन्यू की टीम की डेफिनेटली आप भी हमारे संगठन के ग्रुप में और उनमें जुड़े हुए हैं, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मांग आपको पता है कि हमारी 3 मांगे, वन्यू की टीम की 3 मांगे रही हैं, और हम ये मानते हैं कि अगर ये मांग उत्तराखंड में इंप्लीमेंट होती है तो करीब काफी समस्याएं, 36,000 समस्याएं, सारी नहीं लेकिन काफी समस्याएं दूर हो जाएंगी। उसमें से पहला है 1 फैमिली 1 जॉब का। एक परिवार से एक व्यक्ति को अगर रोजगार मिलता है
तो लोग वहां पे रहने लगेंगे, लोग रतुड़ी जी उत्तराखंड में रोजगार पाना, रोजगार देने वाले ही लोग नहीं करते। स्वरोजगार सर, स्वरोजगार तो सर, स्वरोजगार का जो है राज्य बना, लेकिन स्वरोजगार की कल्पना केवल मेरा 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 बिष्ट जी सर, स्वरोजगार तो पहले भी था सर, स्वरोजगार तो पहले भी बहुत लोग, सरकार के पास कोई नीति नहीं है सर। सजवान जी बिष्ट जी, मेरा एक सवाल विनम्रता पूर्वक विधायक जी से है। बड़ी संख्या में आएगा, जितने लोग कुंभ में आते हैं वो सब उत्तराखंड में आएंगे, इसलिए उत्तराखंड का नागरिक रोजगार देने वाला बनेगा, रोजगार मांगने वाला नहीं बनेगा। बिष्ट जी एक आखिरी सवाल मेरा वन फैमिली वन जॉब के पक्ष में है नहीं। देखिए बिष्ट जी, फैमिली जॉब देने वाला खड़ा करेंगे हम। नहीं सर, अब खड़ा करेंगे तो बात है, अभी हमारे पास क्या है। बिष्ट जी, एक सवाल मेरा विधायक जी से, एक सवाल है, केवल एक सवाल, आखिरी सवाल। जी रतुड़ी जी, एक बार ये थोड़ा सा 3 सवाल उनसे हैं, उनके बारे में। जी क्यों हम सबका गुमराह करें? 2000 में नौकरी लगा होगा, उसको 25 साल की, 7 साल ग्रेजुएट है, आज वो 47 साल का है, जी 13 साल बाद शायद होगा, जी 3 में लगा होगा, 4 में लगा, 13 जिले हैं, 13 जिले सरकारी नौकरी सीमित है। सरकारी नौकरी उत्तर हमारे 57 जिले तो ऊपर जिले थे। सर, जो सरकारी नौकरी है, मैं इसके बारे में एक बार, उत्तराखंड की नौकरियां तो आप बाहर वालों को दे रहे हैं, आपने तो ओपन कर रखी है कई भर्तियां, ऐसा क्यों कर रखा है? आप अभी रेलवे और ऑल वेदर की बात कर रहे थे सर, अगर डेटा दिखाना है, मैं मेडिकल का भी दिखा दूंगा कि कितने हजार वैकेंसी अभी अवेलेबल है। इस चीज पे क्यों आप सर, अभी पुलिस की भी भर्ती अभी कुछ समय पहले अभी निकाला गया है, पिछले इतने सालों में। हमारे भी जानते हैं का मामला है, उस पर खाली मुख्यमंत्री जी ने झूठी घोषणा कर दी। आपके ड्राइवर से लेके कंडक्टर पूरे हैं। अगर जिनकी नियुक्ति 2000 में हुई, अभी 17 साल बाद ज्ञान होंगे, तो 3 वाले 18 साल बाद, 10 वाले कितने साल बाद ज्ञान होंगे? नौकरियां सीमित हैं। सर, आप जो, मैं वन फैमिली वन जॉब की बात बता रहा हूँ सर, जो वन फैमिली वन जॉब की है, ये ऐसा नहीं है कि इसके लिए स्पेशलिस्ट आर्मी के अंदर सरकार की कोशिश होती है कि उसके हिसाब से नौकरियां खड़ी हो। हम नौकरी लोग लगते ही लगते हैं, ऐसा नहीं लगते। नहीं सर, आप सवाल सर जो मेरा था, मेरी बात सुनो जी, आपका आपका है, मैं स्वीकार करूँ, इस राज्य के अंदर, लेकिन मैं कहता हर फैमिली में रोजगार देने वाला तैयार करना है। आप उस दिशा में जाइए, रोजगार प्राप्त करने वाला नहीं, रोजगार देने वाला हर जगह तैयार हो। सर, स्वरोजगार की बात करें तो मुख्यमंत्री जी मांगने करने देने वाली नहीं है जी। रोकना है, इनके सेवा उतारने वाली फीस मत की उतारना तो रोकनी है। मैंने सब्जी का उत्पादन बाहर से जो रामनगर कुमाऊं से आपका सारा सब्जी आती है, वो रोकनी है। मैंने उत्तराखंड के अंदर रोजगार काम किया है। यही राज्य का विकास का स्रोत होता है। हर फैमिली रोजगार, ये झूठा शोषण है। नहीं सर, आप वही तो मैं कह रहा हूँ कि आपने, सर, जो वन फैमिली वन जॉब की हम बात कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर स्कीम के, हर फैमिली जॉब देने वाला, सर, वो कब बनेगा? पिछले 25 सालों से हम स्वरोजगार के ऊपर काम कर रहे हैं सर। 13 जिले के अंदर नहीं कर रहे सर, आप हर सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। उसके लिए रोजगार बनेगी, रोजगार साधन बनेगी। आप सरकारी नौकरी से मत जोड़िए, हम हर फैमिली वन जॉब देंगे, लेकिन
क्यों नहीं सर बन उत्तराखंड में स्वामी बाबा रामदेव, अगर हम उत्तराखंड सर, मैं अगर उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड के पास इस समय जो धन व्यवस्था है, बेसिकली जो फाइनेंस कितना है, 57,400 करोड़ रुपए के ऊपर अभी इस समय बजट है उत्तराखंड का। और उत्तराखंड ही जो जॉब्स पे 400 करोड़ रुपए लगाती है। और जी जानते हैं उत्तराखंड सरकार 85 पैसा नोट प्लान में जाता है। आप इतना कुछ चुनाव करेंगे नहीं करेंगे? 100 रुपए की स्टेट की गवर्नमेंट है, उसमें 85 रुपया केवल सरकारी वेतन में जाता है, 15 पैसा विकास की गतिविधियां बढ़ाते हैं। ये भी सत्य है। हाँ, इतना जरूर है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ हमारा बड़े रोड के रेलवे प्रोजेक्ट के बाद हम इस राज्य बने, कश्मीर, आपका हिमाचल और सुनिए उत्तराखंड राज्य जैविक उत्पाद का विश्व के अंदर सबसे बड़ा क्षेत्र बनता है। आपको ध्यान होगा ना, अभी हमारा बद्री घी के मेरे उर्वरक घाटी के अंदर एक बहन ने मुझे कहा कि मैंने 5 लाख रुपए कमाए 3 महीने के अंदर, ऑनलाइन बद्री घी की सप्लाई हो रही है। हमने उस दिशा के अंदर उद्यमी, ये भी दिक्कत है। अरे बस आप पूछिए, उत्तराखंड में 39,000 से ऊपर पद खाली पड़े हैं सरकारी नौकरियों में। समूह गाँव के पुलिस पटवारी के ग्राम विकास आज की तारीख में रोजगार दे रहे हो खाली है। सर देखिए, ये वन फैमिली वन जॉब के बारे में आपने बता दिया सर। उनकी नीति यही बताती है। सब पर मैं बहुत काम करा। जो एक लड़का जो है गाजियाबाद के अंदर बीटेक के सरकारी नौकरी में था, उसको 20-40 हजार सैलरी मिलती थी। आज उसको कह रहा है मैंने 20 लोग रोजगार दिया हुआ है और हर जन को 20,000 दे रहा हूँ। आपको इस दिशा में बढ़ना पड़ेगा। और एक जनप्रतिनिधि होने से तो वो बात होगी, कभी नहीं पूछ सकता हूँ। सरकारी नौकरियां सीमित है और 13 जिले के अंदर, हाँ 2007 स्टार्ट होगा, फिर वो पद खाली होगा। सीमित है पर फिर भी नौकरियां सीमित है पर फिर भी विभागों में पद खाली क्यों है? आप उतने जितने विभागों में पद क्यों लगाई जा रही है? नहीं सर, इससे संबंधित हमने बेसिकली पूरा प्रपोजल बना के भी भेजा था गवर्नमेंट को, बीजेपी की गवर्नमेंट को ही भेजा था। और मैं इसके संदर्भ में ये चीज कहना चाहता हूँ, ये एक मांग सोशल वेलफेयर स्कीम के अंतर्गत जो कि सिक्किम राज्य में ऑलरेडी इंप्लीमेंट है, हम चाहते हैं कि प्रत्येक परिवार कम से कम चाहे 8,000 है 10,000 है, जिस परिवार की कैपेसिटी सिक्किम की जो स्थिति है जी, उत्तराखंड की जो पॉपुलेशन है उसको जरूर देखिए। नहीं बिल्कुल सर, तो बजट सर जी, सिक्किम में क्या हुआ है सुनो, अब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत धूमधाम बोल रहा हूँ जी। उत्तराखंड के अंदर ऐसे परिवार हैं जी, जहाँ बेटा भी नौकरी पे, माँ भी नौकरी पे, पिताजी भी नौकरी पे, तो 2 को हटा देंगे क्या, एक ही रखेंगे? नहीं वो तो लगेगा, लेकिन जहाँ नहीं है वहीं तो देना पड़ेगा ना। पता करिए, अगर किसी का टीचर होंगे फॉर्म भरेगा, हमारे पास सरकारी नौकरी दिखती है, उसकी गारंटी नहीं मिलती वहाँ। मैंने पढ़ा वो कागज पढ़े मैंने। रोजगार पाने लायक क्यों नहीं बनाया जाता है सरकार के द्वारा? पूरे ऐसे भी है जाए नहीं, हम यही तो कह रहे हैं सर, सोशल वेलफेयर स्कीम के अंतर्गत। सर दूसरा सवाल था भू कानून के ऊपर, क्या उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश जैसा भू कानून होना चाहिए? देखिए जी, उत्तराखंड के जनमानस बहुत चंबा ऐसा क्षेत्र है समुद्री जिले का जहाँ बाहर का व्यक्ति को दुकान किराए पर नहीं देते। आप देश के अंदर कानून की बाध्यता लाएंगे, उत्तराखंड में होना चाहिए, लेकिन क्या गुजरात के अंदर उत्तराखंड में जमीन लेगा तो मना कर देंगे नहीं मिलेगी जमीन को? आप देश के कानून के साथ चीजों को बदल नहीं सकते। ये ठीक है कि हमारा सीमा हिमाचली राज्य है, हिमाचल राज्य के कानून की तरतीब बननी चाहिए, उस दिशा में प्रयास हो रहे हैं। एक कमेटी उसके बने प्रयास करेगी, उस दिशा में लॉ जाएगा। लेकिन
अब तक भट्ट जी सारी जमीनें बिक चुकी होंगी, पहाड़ पहाड़ तक बिक चुके होंगे, आपको भी मालूम। नीचे आने तक तो बहुत कुछ हो जाएगा। भविष्य में पर्यटन बहुत बड़ा केंद्र बनने वाला है। इसकी जागरूकता को बढ़ाए, ये महत्वपूर्ण होता है। आज पंजाब तो सर कहने का मतलब, सर देखिए डेफिनेटली एग्जाम्पल सर हमारे पास भी होंगे, आपके पास भी होंगे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं आप भारत के कानून के तहत भारतीय नागरिकों हाँ ठीक है, जितनी जमीन लेनी है उसका कानून बनेगा, इस सीमा से ज्यादा नहीं। हमारे पूरी आधार देना पड़ेगा उत्तराखंड के अंदर। खंडूड़ी जी के समय पे 500 स्क्वायर मीटर का था, आप लोगों ने उसे खत्म कर दिया। 500 स्क्वायर मीटर को खत्म कर दिया आप लोगों की। वो तो पहले था ही, जो लिमिट थी, लिमिट पहले थी, फिर सरकार ने क्यों हटाई है? क्यों हटाई लिमिट को? जी आपको विकास भी करने हैं, आपको उद्योग भी लगाने हैं। अरे सवाल मेरा था, मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं जी, ये अपना भाषण दिए जा रहे हैं। उस साल के दावे इसी को आपने बीएसएफ में इसी करी है, जी क्या करेंगे? ये ठीक है, पर्वतीय राज्य हिमाचली राज्य है, हमारा हिमालय राज्य है, देगा कि व्यक्ति बीस जी न इनके पास कोई विजन है, न इनका कोई रोड मैप है उत्तराखंड को लेकर। ये 1 घंटे से अपनी ही बात किए जा रहे हैं। जब विधायक जी से सवाल पूछो तो ये सवाल को गोल गोल घुमा देते हैं। ये लिमिट है, हिमाचल में भी लिमिट है, हिमाचल में भी कानून है, और हिमाचल भी देश के अंतर्गत ही आता है। हमारे यहाँ लिमिट होते हुए भी इन लोगों ने जानबूझ के लिमिट हटाई। यही तो हम कह रहे हैं सर। तीसरा जो हमारी मांग थी बेसिकली कि उत्तराखंड का मूल निवास का आधार वर्ष 1950 होना चाहिए। क्या आप मानते हैं इस चीज को? देखिए भैया, ऐसा है जी, मूल आधार की सब चीजें तय हो गई हैं और उसका एक वैधानिक कानून बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट में बातें गई, हाई कोर्ट में बात गई, हाई कोर्ट ने देती है, जिसे कोर्ट के विषय पर हमको बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया देने की स्थिति में नहीं सर, कोर्ट के मामले में सरकार अगर कोई डिसीजन कानून बना देती है तो उसके मामले में फिर कोर्ट थोड़ी बोलती है। ठीक है ना, ठीक है, जब इसका विषय है चीजें होंगी, लेकिन आज की तारीख में जनप्रति हूँ, मैं व्यक्ति हूँ, मैं कोर्ट के नियम पर अपनी कोई प्रतिक्रिया देने की स्थिति में नहीं, सरकार जनप्रतिनिधि के तौर पे ही तो कह रहे सर कि आप इस मांग को। जी, जो हाई कोर्ट का डिसीजन है, उस डिसीजन पे आज एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है, ठीक है। उसी पे तो सरकार को जवाब देना था सर, जब हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया। लोगों को जाना चाहिए, आपकी सत्ता सरकार क्यों नहीं गई सर? लोगों ने तो सरकार चुनी है। सरकार ने क्या करता है, सरकार चाहती नहीं है, सरकार की नीयतें। उसके लिए भी सर लोगों को ही जाना पड़ेगा। अरे तो लोग नहीं, जिनको जैसे ऐसा होता है कानून के। सर आज की डेट में हर चीज जनता ही तो कर रही है, चाहे स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, शिक्षा प्राइवेट में कर रही है, स्वास्थ्य प्राइवेट में चल रहा है, रोजगार भी प्राइवेट में कर रहे हैं। आम व्यक्ति नहीं हूँ, मैं चीफ जनप्रतिनिधि हूँ, उनके किसी विषय पर मुझे बोलने का अधिकार नहीं है। नहीं अधिकार नहीं सर, आप इस चीज को अपना व्यक्ति एक जनप्रतिनिधि के तौर पे क्या आप ये मांग रखेंगे? जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। माफी चाहता हूँ, आपका भोजन भी डिनर ठंडा हो गया। जी जय उत्तराखंड सर। मैं माफी चाहता हूँ सजवाण जी ये और रतूड़ी जी से भी कि विधायक जी कह रहे हैं कि मेरा खाना ठंडा हो गया, तो हमारी जो 3 मांगे थी उनके ऊपर उनका स्टैंड लेना था। बेसिकली आप सभी भी जानते हैं कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने किस प्रकार से बोला था कि हम भू कानून को ला रहे हैं, हमने समिति बना दी है, लेकिन उसके बाद आगे कुछ काम नहीं किया। और जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हम आपका क्या स्टैंड है, तो उस समय चाहे मूल निवास को लेके, क्योंकि हम जो जॉब की भी बात कर रहे हैं या फिर भू कानून की भी बात कर रहे हैं, ये किसी आधार पे तो होगा। हम उत्तराखंडियों की तो बात कर रहे हैं, तो उत्तराखंडी कौन है उसको डिसाइड करना, क्या 1950 मूल निवासी का आधार वर्ष नहीं होना चाहिए था? तो ये सवाल सजवाण जी मैं आपसे भी करूंगा, रतूड़ी जी से भी। आप क्या कहते हैं, क्या आप इस प्रश्न को या फिर इस पक्ष में हैं? पहली बात 1 फैमिली 1 जॉब की, सजवाण जी।
जी बिल्कुल बिस जी, हमारा जो घोषणा पत्र है, सबसे पहले हम ही लोगों ने घोषणा पत्र जारी किया था और हमारे घोषणा पत्र में स्पष्ट उल्लेख है, एक परिवार में कम से कम एक सरकारी नौकरी हो। जैसे भट्ट जी अभी उदाहरण दे रहे थे ना कि एक परिवार में अगर 5 लोगों की नौकरी है तो क्या औरों को हटा देंगे? नहीं, ये कैसी बात है बीच में कर रहे हैं हमारे माननीय विधायक जी, इतनी छोटी सोच रख रहे हैं। हमारा तो मकसद यह है, एक परिवार में अगर 5 योग्य हैं और वो अपनी कंपटीशन को फाइट करके आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम कम से कम ये नीति तो बनाएं कि भाई जिस परिवार में नहीं हो पा रहा है, वहां के लड़के को हम किस प्रकार से हम उसे इतना क्वालिफाइड बना दें कि कम से कम वो एक नौकरी पा सके। अगर नहीं पा सके तो कम से कम सरकार की एक नीति ऐसी बने कि उसका गुजारा करने के लिए, उसके परिवार के गुजारे के लिए एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी दे सके। इस चीज से तो भट्ट जी भाग रहे हैं, जो उनकी जी नीयत बिल्कुल, नहीं है। उन्होंने तो सीधे सीधे बोल दिया कि हम बेसिकली स्वरोजगार के ऊपर काम कर रहे हैं और हम नौकरी देने वाले बनेंगे, लेने वाले नहीं। बाप उनकी भी ये हो रखी है ना, विभागों में इतने पद खाली हैं और वो उन पदों को भरने के बजाय बोल रहे हैं कि नौकरी लिमिटेड है। अरे जितनी लिमिटेड है वो तो भर दीजिए पूरी। बेरोजगार सालों से लाइन पर खड़े हुए हैं, ओवर एज होते जा रहे हैं, उनकी स्थिति आज ऐसी हो गई है कि वो कुछ कर नहीं पा रहे। तो ये स्थिति इन सरकारों ने कर दी है। वर्तमान स्थिति इतनी बद से बदतर हो आवाज थोड़ा चुकी सा है डिस्टर्ब हो रही है। कि क्या बता। जी मैं माफी चाहता हूं, ये मुझे थोड़ा मोबाइल नेटवर्क का प्रॉब्लम है जरा। हाँ, तो मैं रतुड़ी जी, आप क्या कहते हैं इस विषय पे? मेरा विधायक जी से सवाल था कि 45,000 से ऊपर पद खाली है पिछले 4-5 वर्षों से उत्तराखंड में। उनकी सरकार ने इन पदों को भरने का काम क्यों नहीं किया? जो वो कह रहे हैं कि हम स्वरोजगार देंगे। नहीं, उन्होंने तो सर अपनी बात रख दी कि इन पदों पे आने के लिए हमारे पास स्किल्स ही नहीं है, आप लेके आओ हम रख देंगे। उन्होंने तो अपनी बात रख दी बेसिकली। स्टैंड देख लिए सर, हम यही तो जानना चाह रहे हैं कि जो प्रतिनिधि हैं, जो क्षेत्र में प्रतिनिधित्व तो करेंगे बेसिकली, वो क्या सोचते हैं, समस्याओं के बारे में क्या सोचते हैं और उन समस्याओं के समाधान के बारे में उनके पास क्या विजन है फिर, या फिर क्या प्लान है। और यही हमारा चर्चा का बेसिकली, हम जो चर्चा कर रहे हैं इन्हीं मुद्दों पे भी कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा अपना लोकेशन चेंज सबसे करता बड़ी हूं, बात मुझे जिसकी लगता है है कि उत्तराखंड में सबसे बड़ा सवाल रोजगार का है। बिल्कुल बिल्कुल, हेलो, इसमें कोई दोरा नहीं है सर। और उत्तराखंड आवाज आ में रही है सर? आज की डेट में 45,000 से ज्यादा पद सरकारी सेवाओं में खाली पड़े हुए हैं। उसको भरने का जी काम पिछले 5 साल में भाजपा की सरकार ने नहीं किया। जो विधायक महेंद्र भट्ट जी कह रहे थे कि हम रोजगार देने का काम करेंगे, तो क्या पकोड़ा रोजगार देने का काम करेंगे? जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पकोड़ा बेचो रोजगार। जब 45,000 के आसपास पद खाली हैं तो उनको भरा जाना चाहिए था। हमारा कहना ये है। मैं तो उनसे सर ये भी क्या कहना चाह एक रहा था एक कि यही है, ये जो 45,000 पद हैं, ये क्या इन्हीं 5 सालों में रिक्त हैं? उससे पहले ये रिक्त नहीं थे? नहीं नहीं, इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार रही, उससे पहले 5 साल जी आप रिकॉर्ड खोज लीजिए, देख लीजिए। 40,000 से ऊपर सरकारी नौकरियां दी गई। 6200 के आसपास हम कांग्रेस की सरकार ने हमारे गैस टीचर लगाए। उपनल के माध्यम से, आउटसोर्स के माध्यम से लगभग 1 लाख से ऊपर लोगों को रोजगार दिया गया। जी ये रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, रिकॉर्ड है ये कांग्रेस सरकार का रिकॉर्ड है। इन्होंने पिछले 5 वर्षों में एक भी स्थान पर पद भरने का काम नहीं किया। जो पद खाली थे, कम से कम भैया आप उनको तो भर देते। जो पटवारी के पद खाली हैं, ग्राम विकास अधिकारी के पद खाली हैं, पुलिस में पद खाली हैं, आपके शिक्षा तो विभाग में पद खाली है, बेसिकली स्वास्थ्य रतुड़ी पद जी, खाली। अगर आपकी बेसिक आपकी पार्टी का प्रतिनिधित्व होता है यहाँ पे, तो आप लोग इसके लिए क्या प्रयास करेंगे? निश्चित रूप से हरीश राव जी ने कहा है, हमारे नेता राजेंद्र भंडारी जी ने कहा है, कांग्रेस की सरकार बनते ही सबसे पहला काम रोजगार देने का किया जाएगा। जितने भी सरकारी विभागों में जो भी पद खाली हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर भरने का काम किया जाएगा।
उसमें जनता को कंसीडर किया जाएगा या फिर जो अपने आसपास के लोग हैं उन्हीं को कंसीडर किया नहीं जाएगा? नहीं, आयोग के माध्यम से पद भरे जाते हैं, चाहे समूह ग के पद है, पटवारी के पद है, अध्यापकों के पद है, ये सभी पद आयोग के माध्यम से भरे जाते हैं, परीक्षाओं के माध्यम से भरे जाते हैं, भर्ती परीक्षाएं होती हैं और पूरी पारदर्शी तरीके से कांग्रेस की सरकार इन पदों को भरने का काम करेगी और जो हमारे बेरोजगार घूम रहे हैं दर दर उनको रोजगार देने का काम करेगी। ये संकल्प है, कांग्रेस ने पहले भी किया है, आज भी। और मैं एक बात अपनी कह के अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। जब भंडारी जी हमारे प्रतिनिधि थे, हमारे विधायक थे इस क्षेत्र से जी, उन्होंने आजादी के 70-72 साल के बाद जनपद चमोली के भीतर इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का काम किया। जिसकी 88 के अंदर में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का काम किया। आपके पटियालदार में नर्सिंग कॉलेज खोलने का काम किया। जोशीमठ के ढाक में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने का काम किया भंडारी जी ने। पोखरी में बी फार्मा कॉलेज खोलने का काम किया। और ITI तो इतने स्थापित किए कि भाजपा की सरकार ने तो पिछले 5 वर्षों में सारे ITI बंद कर दिए। हमारे हेलंग में ITI थी, हमारे जो पॉलिटेक्निक थे उसमें ट्रेंड खत्म करने का काम किया। और भंडारी जी यदि आते हैं तो एक बड़ा सपना है, मैं सजवाण जी से भी आग्रह कर रहा हूं, हमारे मित्र हैं, हमारे साथी हैं, सपना है कांग्रेस का भंडारी जी का कि यदि कांग्रेस की सरकार बनी, भंडारी जी जीत रहे हैं तो जनपद चमोली के भीतर मेडिकल कॉलेज खोलने का काम कांग्रेस सरकार करेगी, भंडारी जी करेंगे, ये संकल्प भी है जी भंडारी जी का। शुक्रिया रतूड़ी जी बात रखने के लिए। मैं सजवाण जी के पास आना चाहता हूं इसी मुद्दे के ऊपर। जी सजवाण जी, आप किस तरीके से देखते हैं रोजगार को उत्तराखंड में, अपनी बेसिकली विधानसभा में? रोजगार का तो ऐसा है कि पद तो दोनों सरकारें गिना रही हैं, खाली हैं। कोई कह रहा है कि पद लिमिटेड है, कोई कह रहे हैं कि अभी वर्तमान में इतने खाली हैं। लेकिन जो वास्तविकता है, पद हर विभाग में खाली है, लेकिन संविदा पर इन दोनों सरकारों ने पहले से भी भर्तियां की हैं। संविदा पर लोगों की भर्तियां चाहे उपनल के माध्यम से हुई हो, चाहे PRD के माध्यम से हुई हो, चाहे कहीं से भी हुई हो, लेकिन जो संविदा के कर्मचारी हैं उन्हें उन विभागों में कार्य करते हुए कम से कम 15-15, 20-20 साल हो गए हैं। अब आप लगाइए, उनके पास 15 और 20 साल का अनुभव है, लेकिन इन्होंने उन्हें धीमे धीमे वर्षवार नियमितीकरण की कोई योजना ही नहीं बनाई। चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। रतूड़ी जी से भी मैं ये बात कहूंगा, और भट्ट जी तो डिबेट को छोड़ के ही चले गए हैं, लेकिन उन तक भी ये बात पहुंचनी चाहिए कि आप लोगों ने ऐसी नीति क्यों नहीं बनाई, क्यों हमें ठेका प्रथा पर रखा पहले से। इस तरह की एक स्पष्ट नीति बननी चाहिए। हाँ ठीक है, आप लोगों ने आयोग के माध्यम से भर्तियां नहीं की, लेकिन जैसे भी भर्तियां की उनके डॉक्यूमेंट चेक करके किए। लेकिन उसके बाद चलो कोई बात नहीं, 1 साल अप्रेंटिस, 2 साल अप्रेंटिस, 3 साल अप्रेंटिस, 4 साल अप्रेंटिस, 5 साल के बाद तो ऐसी प्रक्रिया आप लोगों के माध्यम से बनाई जानी चाहिए थी कि धीमे धीमे, हम ये नहीं कहते हैं कि एक साथ करिए, सरकार पर बर्डन बहुत ज्यादा आ जाएगा, लेकिन वर्षवार एक नीति बना लेते आप, 100-100, 200-200 करके, इस तरह से विभाग में उन्हें ले लेते, बजाय नई भर्तियां करने के। नई भर्तियां भी करिए, लेकिन उनके लिए पद अलग से सृजित करिए, जो पहले ही से हैं आप कर दे रहे हैं। यहाँ पे सर एक प्रश्न, मतलब दोनों ही रतूड़ी जी से भी सजवाण जी से भी है। जनरली जब कल जो हमने पिछले जो सेशन किया था वो धारचूला से किया था, और जिसमें कांग्रेस के विधायक ही हैं धामी जी, तो वो बता रहे थे कि हम लोगों ने जितने भी प्रयास किए थे इससे पहले जब हमारी सरकार थी, तो हमने फलाने काम भी किए, मतलब उन्होंने अपने काम के बारे में बताया और कुछ जगह के लिए बजट भी सेक्शन किया था। लेकिन जब से दूसरी सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई, तो उन्होंने जहां पे बजट दिया था वो भी वापस ले लिया और अन्य काम किए नहीं, मतलब उनके लिए स्कीम नहीं बनाई या फिर काम नहीं कर पाए। हम लड़ते रहे लेकिन वो काम नहीं हुआ। अगर इस तरीके की पार्शियलिटी, मैं ये नहीं कह रहा कि सही है गलत है, लेकिन अगर इस तरीके की पार्शियलिटी सजवाण जी अगर आपके पास आ जाती है, मतलब मान लीजिए कि सरकार किसी और की है लेकिन आप एक तरीके से विपक्ष के रूप में हैं, तो आप इस समस्या को कैसे दूर करेंगे? क्षेत्र तो आपका है, क्षेत्र की समस्या आपकी है। आपकी आवाज कट रही थी, आप रोजगार से संबंधित कह रहे हैं सर?
सर रोजगार हो, चाहे किसी रोड से संबंधित हो या स्टाफ से संबंधित हो, आप व्यक्तिगत तौर पे किस प्रकार से उसको करेंगे? आप ये मान लीजिए कि आपके अलावा आपके क्षेत्र की जिम्मेदारी तो आपकी है, सरकार आपकी मदद कर नहीं रही है, कुछ इस जी तरीके हाँ की जी। स्कीम नहीं ला रही है, आप कोई अगर बजट लेके भी जा रहे हो तो वो पास नहीं कर रही है, फिर पैसा फंड नहीं दे पा रही है, तो फिर आप कैसे उस पर काम करेंगे? देखिए बिस जी, अभी तक तो वर्तमान की समस्या थी वो अलग है। उत्तराखंड क्रांति दल का पहले ही से उद्देश्य इस प्रकार का रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल ने बिना संसाधनों के माध्यम से भी काम किए हैं। ऐसा नहीं है कि हमने पहले संसाधन जुटाए हों या इन लोगों से लिए हों। हमारे पास इन लोगों ने पहले से संसाधन वैसे भी नहीं दिया, हमारी सरकार रही भी नहीं है। लेकिन अगर ऐसी कोई समस्या आती है क्षेत्र के संदर्भ में, तो उस स्तर पर हमारी सरकार जब बनेगी तो तब हम इनको करके दिखाएंगे। अभी बोल के कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये लोग सिर्फ भाषणबाजी करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, लेकिन अंत में रिजल्ट कुछ हमारे सामने नहीं आ पाता है। तो जब जी, मैं सरकार यही बनेगी, सवाल रतूड़ी जी से भी जी, निश्चित तो रूप से यही इस सवाल बार मैं रतूड़ी जी से भी करूंगा। और हमारा विजन, आपने हमारा मांग पत्र जो घोषणा पत्र है वो पढ़ा होगा और आपको उससे लग जाएगा कि निश्चित रूप से उत्तराखंड क्रांति दल के अंदर जो पहाड़ियत की भावना है, जिस उद्देश्य से उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ था, इस राज्य का गठन हुआ था, उसको साकार करने में हमारा घोषणा पत्र पूर्ण भूमिका निभा रहा है और उसे हम पूरा भी करेंगे। विजी, आज आप लिख के ले लीजिए, भविष्य में एक एक बात, उसका अक्षर से बात, सबसे पहले जो हमारा सबसे मेन मुद्दा, चाहे वो गैरसैंण का है, चाहे 1950 का है, मूल निवास है, भू कानून है, सबसे पहले ये लागू होंगे। और उसके साथ साथ मैं आपको अपना संकल्प पत्र भी भेजूंगा जी, आप उसे पढ़िए और आगे भी भेजिए। जी बिल्कुल, अगर संकल्प वो संकल्प पत्र, पत्र हम, घोषणा पत्र, ये डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी पार्टियां हैं जिन्होंने निकाला है, या व्यक्तिगत भी अगर किसी का है, तो हम कोशिश जरूर करेंगे जनता तक पहुंचाने का उनको। जी रतूड़ी जी, आप इस चीज को कैसे देखते हैं? मान लीजिए कि अन्य दल की या अन्य पार्टी की सरकार बनती है और आपके यहाँ से जो आपके प्रतिनिधि हैं वो जीत जाते हैं, लेकिन क्षेत्र के काम किस तरीके से हों? जी ऐसा है, मान लीजिए कि पिछली सरकार ने, भाजपा सरकार ने कोई लोक कल्याणकारी नीति यहाँ पर प्रारंभ की है और आज हमारी सरकार आ जाती है 22 में, उस लोक कल्याणकारी नीति को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध रहेगी। पिछली सरकार यदि कोई अच्छा काम करती है, उसको रोकने का काम हम नहीं करेंगे। जैसे राजेंद्र भंडारी जी ने जो काम किए थे, बी फार्मा कॉलेज था, पॉलिटेक्निक थे, आपका इंजीनियरिंग कॉलेज था, इनको रोकने का काम भाजपा की सरकार ने किया। हम ये काम नहीं करेंगे। यदि कोई लोक कल्याणकारी योजना है, चाहे भारतीय जनता पार्टी सरकार की है, हम उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि सरकार जनता के लिए है, सरकार जनता के लिए है, सरकार जिसकी भी बने वो जनता के कल्याण के लिए है। और यदि पिछली सरकार ने कोई अच्छा काम किया है तो हम उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं तो ये सवाल पूछना चाह रहा था भट्ट जी से कि आप एक काम जोशीमठ के लिए बता दीजिए, बड़ा काम, एक काम पोखरी का बड़ा बता दीजिए और एक काम दसूरी का बड़ा बता दीजिए, हम आपके लिए काम करेंगे। एक काम आप बता दीजिए। वो पिछले 5 वर्षों में भट्ट जी ने एक काम नहीं किया, नदारद रहे। अभी कह रहे थे कि साजवान जी मेरे साथ बैठे हुए डिबेट में, कह रहे कि यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोशीमठ में सारी व्यवस्थाएं हैं। मेरे साथ आप आ जाइए, वो तो ढहने वाला है, वो तो लैंडस्लाइड की कगार पे है। 20 से 25 भवन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मैं आज भी उस इलाके में घूम के आया हूँ, आज सुबह गांधीनगर में और नरसिंह मंदिर में मकानों में बड़ी बड़ी दरारें हैं, लोग परेशान हैं और विधायक जी गायब है। ये सब सवाल है जी, तो बेसिकली, और अगर रतूड़ी जी, मैं ये कह रहा हूं कि सरकार किसी और की बनती है, लेकिन यहां से बद्रीनाथ विधानसभा से जनप्रतिनिधि के तौर पे आपके प्रत्याशी आ जाते हैं, तो आप जो यहाँ की समस्या है उनको किस प्रकार से दूर करेंगे? क्योंकि ये रोना हमने देखा कि जो अगेंस्ट में है, बेसिकली जो विपक्ष में, वो कहते हैं कि सरकार हमारी है नहीं, सरकार हमारी सुन नहीं रही है, या फिर काम नहीं हो रहा, तो फिर काम कैसे होगा? इसका मतलब तो ये है कि जिसकी भी सरकार बन रही हो उसी के 70 विधायक होने चाहिए, तभी जाके काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्या ये है क्या? नहीं, देखिए ऐसा है, राजेंद्र भंडारी जी बहुत कद्दावर नेता हैं, जानकार नेता हैं,
पिछले लंबे समय से राजनीति में है, वे जानते हैं कि अधिकारियों से, और चाहे अपनी सरकार ना हो उसके बावजूद भी जनता के काम किस तरह से निकालने हैं, वे जानते हैं। और भंडारी जी में वो मादा है कि वो काम करवा सकते हैं, चाहे सरकार अपनी ना भी हो तभी। वैसे तो सरकार कांग्रेस की बन रही है, लेकिन माना जैसा आपने कहा जी की भंडारी जी जीत जाते और सरकार नहीं बनती कांग्रेस की, तो उनके अंदर वो मादा है, उनके अंदर वो कैलिबर है, उनके अंदर वो विजन है, वो काम करा सकते हैं। और हमने देखा है, हमने तब भी देखा जब 2013 में यहाँ आपदा आई और विजय बहुगुणा जी मुख्यमंत्री थे। यहाँ पर जोशीमठ में आए हेलीपैड में विजय बहुगुणा जी, और उन्होंने अपने अपने मुख्यमंत्री जी से बहुत तलखी से बात की और कहा कि आप यहाँ क्या पिकनिक करने आए हैं। तो ये मादा उन्हीं के अंदर है, इस प्रदेश के अंदर, तो अपने ही मुख्यमंत्री से भिड़ सकते हैं, लड़ सकते हैं और काम निकलवा सकते हैं अपनी जनता के लिए। तो भंडारी जी बहुत कद्दावर नेता है और वो करवा लेंगे। वैसे तो सरकार में बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि कांग्रेस की बन रही है। यहाँ पर हम लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार बन रही है और सजवाण जी का भी सहयोग रहेगा सरकार बनाने में। और जो भावना सजवाण जी के 1950 का जो आपका जो भावना है, ये मूल निवास का मित्र और गैरसैंण राजधानी को लेकर हमने भी आंदोलन किया। उत्तराखंड राज्य आंदोलन की लड़ाई में मैं स्वयं जेल गया, दिल्ली के लाल किले तक हम गए। हालांकि उस समय में स्टूडेंट था, बीए सेकंड ईयर का छात्र था, लेकिन हम तब भी दिल्ली गए थे और हम पे मुकदमे भी उस समय हुए। तो हम आंदोलनकारी लोग हैं, हम ऐसे नहीं है कि कोई किसी ने हमको नेता बना दिया, भेज दिया। हम आंदोलनकारी लोग हैं, दर्जनों मुकदमे हम पे रहे हैं, दर्जनों मुकदमे हम पे रहे हैं। तो आप निश्चित रूप से क्रांति जल्द से जुड़े होते, अगर आप सच्चे आंदोलनकारी होते। ये मैं आपको चुनौती दे रहा हूं आज, आप सच्चे आंदोलनकारी, आपने खाए हैं डंडे, मानते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रतुड़ी जी एक सवाल और है, जो आज की डेट में, अगर आज की डेट में विधायक को अगर जो सैलरी कहें या फिर कंपनसेशन कहें, ये टोटल कितना मिलता है उत्तराखंड में? होते तो आज आप उत्तराखंड साहब, जो विधायक की सैलरी 1.5 लाख के आसपास होगी, 1,40,000 1,50,000 होगी। सैलरी की बात मैं कर रहा हूँ। और जो विधायक निधि मिलती है वो 3 करोड़ के आसपास है साल की। सर 3 करोड़ 75 लाख रुपए है विधायक निधि इस समय, पहले 2 करोड़ हुआ करती थी। हाँ, पहले, अभी 4 करोड़ के आसपास है। और जो तनख्वाह है, मेरी तनख्वाह के बारे में मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, लेकिन करीब 3 लाख के अप्रोक्स है सारी चीजें मिला। तनख्वाह 1.5 लाख है और बाकी भत्ते वगैरह सुविधाएं मिला के 3 लाख के आसपास है। बिल्कुल सही है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ सर, तो तभी मैंने कहा टोटल भत्ते वगैरह ही है सर, जो भी है करीब 3 लाख रुपए महीने का और 3.25 करोड़ 75 लाख रुपए साल का विधायक निधि है। तो सर जो ये है, मतलब अगर मैं अगर इस चीज को मानूं कि मान लीजिए सरकार किसी और की है, कुछ भी है, लेकिन ये चीजें, सैलरी आप साइड में रख दीजिए, सैलरी जो मिल रही है वो मिल रही है काम धंधे के लिए, लेकिन जो विधायक निधि है, क्या 3 करोड़ 75 लाख रुपए, इसमें हम अपने क्षेत्र की विकास, जितना भी हमारा विधानसभा क्षेत्र आता है, इसको करने के लिए हमारे पास कोई विजन नहीं होना चाहिए? ये बहुत पर्याप्त निधि है, जो 3 करोड़ 75 लाख की आपने निधि बताई, वो पर्याप्त निधि है। और इस निधि में यदि आपके पास विजन है, आपके पास अच्छी सोच है, तो आप बड़े काम करा सकते हैं। आप बड़े काम करा सकते हैं इसी निधि में। 4 करोड़ जो 4.25 करोड़ है, उसमें अच्छे काम आप करा सकते हैं और स्थायी काम करा सकते हैं। मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि स्थायी काम हो, बड़े काम हो और जनता के कल्याण के काम इसमें हो, इसकी बंदर बांट ना हो, ये मेरा मानना है। विधायक निधि का बंदर बांट ना हो। जी सजवाण जी आप क्या कहना चाहते हैं? जी देखिए, बड़े काम तो जरूर आप कह रहे हैं, ऐसे बड़े काम ना हो कि भंडारी जी की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, आईटी कॉलेज का कर दिया, आपका ऊपर ये फार्मासिस्ट का कर दिया, वो सिर्फ बड़े काम ही रह जाते हैं, वो किसी यूज के लिए नहीं रहते हैं। धीमे धीमे वो बंदी के कगार पे जा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है, एक अगर 3-4 करोड़ आपको मिल रहे हैं तो कम से कम उस पे एक विजन तो गवर्नमेंट का होना चाहिए। हमारा इसमें उत्तराखंड क्रांति दल का साफ और सीधा विजन है,
मैंने अपने विधानसभा के अंतर्गत अगर माना इस पैसे का यूटिलाइज करना है, तो मैंने अपना एक विजन बना रखा है, अपना एक संकल्प बना रखा है। इसमें सबसे पहला मेरा यह है कि हर वर्ष एक गांव से एक परिवार की आर्थिक स्थिति को हम सुधारेंगे, उसे गरीबी रेखा से ऊपर निकालने के लिए हम एक ठोस योजना बनाएंगे। हेलो, मेरी आवाज आ जी रही है जी, सर? आवाज आ हेलो रही है। बिज जी। जी बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और इसी प्रकार से जैसे अभी तक हो रहा है कि क्षेत्र के युवा हमारे भटजी चले गए हैं, वो कह रहे थे कि आप क्वालिफाइड लाइए, हम रोजगार पे लगाएंगे। लेकिन क्वालिफाइड कहाँ से आएंगे ये कोई नीति नहीं बता रहे हैं। वो सिर्फ कह रहे हैं क्वालिफाइड आएंगे। लेकिन उन लोगों को क्वालिफाइड बनाने के लिए हमें न्याय पंचायत स्तर पर कम से कम एक इस तरह की यूनिट। मुझे मुझे लगता है कि इस समय नेटवर्क की दिक्कत हो गई है। सजवान जी भी और रतोड़ी जी भी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो सभी साथियों का मैं मानता हूं कि बहुत बहुत धन्यवाद। जी, सजवान जी जुड़ गए हैं। जी सजवान जी, जी 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 जी, हाँ हाँ हाँ, आप वही अपनी मैं बात रख रहे थे। हाँ, मैं वही विजन की बात कर रहा था सर ना, कि जो तीन जी चार जी। करोड़ मिल रहे हैं उसमें सिर्फ ये लोग एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दे रहे हैं, उसके अंदर क्या होना चाहिए उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हम क्यों उस तरफ जाएं? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करके पहाड़ में हमें मिलेगा क्या? भाई फायदा उसका तब बिल्कुल है अगर आप गोपेश्वर का इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया है, उसमें थोड़ा हॉस्पिटल छोटा हो जाता और अच्छे डॉक्टर हो जाते। अभी हमारे भटजी कह के गए कि अजी उनको तो इनकी इतनी इतनी तनख्वाह मिल रही है। आप क्यों नहीं दे पा रहे हैं? आप क्यों नहीं रोक पा रहे हैं उन्हें? उन्हें दीजिए। अगर शहर में उन्हें 1 लाख रुपया मिल लिया तो आप 1.5-2 लाख रुपया दीजिए। उन्हें सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध कराइए। क्यों नहीं रुकेगा आदमी? ऐसे करके थोड़ी नहीं काम चलेगा कि हम अपनी बहानेबाजी कर और चलते रहे। सजवान जी, आवाज कट रही है फिर आपकी। रतुड़ी जी भी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो सजवान जी, आपने जैसे जी बताया जी कि घोषणा पत्र में ऑलरेडी हमारी वन यूके टीम की तरफ से 3 मांगे ऑलरेडी जो हैं वो आपके घोषणा पत्र में भी इन्वॉल्व है। और जहां तक है जी गवर्नमेंट, मुझे मुझे जो ध्यान है बेसिकली आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, ऑलमोस्ट सभी ने जो वन यूके टीम या फिर पहले से जो जनता की मांगे रही हैं, बेसिकली 3 प्रमुख कारण जो हम जिनके लिए हम लगातार लड़ भी रहे हैं, तो ये इस समय घोषणा पत्र में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करी गई है किसी न किसी रूप में। तो आ, मैं अंत में आपसे ये जानना चाहता हूं सर कि जो बेसिकली आप अपनी अपनी विधानसभा के लोगों की समस्याओं को, जैसे अब मेरे पास 10 के मतलब रोज की आपके पास कई समस्याएं आएंगी, तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए आप किस प्रकार का कोई विजन है आपके पास? मतलब कि चाहे वो रोजगार से संबंधित हो, चाहे वो मेरी कहीं पे कोई अधिकारी नहीं सुन रहा हो, या फिर मेरा राशन कार्ड से मतलब हो, हर कोई चाहता है कि मैं प्रतिनिधि मेरा काम कर ले। जी, मैं प्रतिनिधि पे कम भरोसा करता हूँ, खुद के प्रतिनिधित्व पर भरोसा करता हूँ भाई साहब। और जी अगर आप विधायक बन गए तो आप देहरादून में बैठने के लिए नहीं है, आपको क्षेत्र में रहना पड़ेगा, क्षेत्रवासियों की जी समस्याओं को समझना पड़ेगा, तभी जाकर आप उनकी समस्याओं का हल निकाल पाएंगे। मैंने इसी संदर्भ में आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि देखिए, एक सबसे बड़ी समस्या हमारे पहाड़ों की ये भी है कि स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पाता है। अगर अचानक किसी की तबीयत खराब हो गई है, तो स्थिति ऐसी है कि प्राथमिक स्वास्थ्य लाभ भी उसे नहीं दिया जाता है। तो हमारा विजन साफ और सीधा है कि न्याय पंचायत स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य दस्ते का गठन मैं करवाऊंगा। अगर मैं विधायक बनता हूं तो वो काम क्या करेगा कि आदमी उसके पास नहीं दौड़ेगा, वह उस आदमी तक दौड़ेगा जो अस्वस्थ है। उसे प्राथमिक स्वास्थ्य उसके घर पर दिया जाएगा, जिससे कम से कम वो इस स्थिति में आ सके कि अगर उसे माना उससे ज्यादा उपचार की आवश्यकता है तो उसे बाहर हम आसानी से भेज सके, चाहे वो देहरादून भेजना हो, श्रीनगर भेजना हो, या कुछ अन्य हो, उस प्रकार की व्यवस्थाएं की जाए। रोजगार के संदर्भ में बच्चा देखो, टैलेंट हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। भट्ट जी कह गए कि टैलेंट लाओ, टैलेंटेड लाओ,
हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन वो टैलेंट को उभारने का कि न्याय पंचायत इस संस्थानों का हम गठन करेंगे जो इन टैलेंटेड बच्चों को प्रशिक्षण देगा। जी फिर एक कारण क्या है कि गरीब बच्चा जो है वो बहुत टैलेंटेड होगा लेकिन वो पढ़ नहीं पाता है क्योंकि उनके पास खाने ही के लिए उपलब्ध नहीं है। तो उनके लिए निःशुल्क प्रशिक्षण संस्थान या उसके जब तक नौकरी नहीं लग जाता है तब तक की जो शिक्षा दीक्षा का है वो व्यवस्था विधायक निधि से क्यों ना हम करें। तो इस प्रकार की व्यवस्थाओं को हम बनाएंगे तब जाकर राज्य के विकास हो पाएगा। और हर वर्ष एक परिवार से हर वर्ष एक गांव से एक गरीब व्यक्ति की आर्थिकी को सुधारने का विजन हम क्यों नहीं बना सकते हैं। हम वो 3-4 करोड़ में इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों बना रहे हैं जो किसी के काम नहीं आना है, कल को वो टूट फूट के सब बर्बाद हो जाता है। तो वो पैसा हम बर्बाद क्यों कर रहे हैं। हम एक ऐसी नीति क्यों नहीं बना रहे हैं कि जिससे हमारे राज्य का नागरिक का विकास हो सके, पहाड़ियत का विकास हो सके, उस पहाड़ी व्यक्ति का विकास हो सके जिसने सपने संजोए थे कि ये राज्य हमें मिलेगा तो हम क्या क्या हो जाएंगे। लेकिन आज वही बात हो रखी है, राज्य तो मिला, शहीद भी हुए, लेकिन अंत में हमें हासिल कुछ नहीं हुआ। सिर्फ ये नेताओं कि घर घर में बड़े बड़े नेता खड़े हो गए, इस प्रकार की स्थिति। सजवाण जी, आप जो आपने बताया कि इस तरीके से उत्तराखंड क्रांति दल का विजन भी है और इस प्रकार से हम काम करेंगे, और मुझे जो आप लोगों की बातों से लगा बेसिकली फोकस आपका रोजगार और स्वास्थ्य के ऊपर है इस चीज को लेके, और प्लान और विजन भी है। तो आपकी ओर से जनता को, अपने क्षेत्र के लोगों को किस प्रकार से आप संदेश देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने क्षेत्र की समग्र जनता से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि आपने 22 साल भाजपा भी देखी, कांग्रेस भी देखी, और अब एक ऐसी दंगेबाज पार्टी यहां घुस रही है और आप उसे भी देखने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपने उत्तराखंड क्रांति दल, जिसने इस राज्य को बनाने के लिए निरंतर संघर्ष किया, तब हमने 42 शहादतें दी और आज इस राज्य को संवारने के लिए भी हम निरंतर लड़ रहे हैं। तो एक बार उत्तराखंड क्रांति दल पर भरोसा करके तो देखिए, आपकी अपनी सरकार है, अब तो देखिए निश्चित रूप से हम उत्तराखंड को ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। और एक मॉडल, इस विधानसभा को तो कम से कम मैंने एक विजन बना रखा है कि यह विधानसभा मेरी भगवान बद्रीनाथ जी की जो विधानसभा है, इस विधानसभा को मैं मॉडल विधानसभा बना के रहूंगा। मुझे मौका मिला तो मैं निश्चित रूप से, और बिश जी आपसे उसके बाद भी मैं, आप डिबेट पे कभी भी बुलाना और मुझसे ये प्रश्न पूछना कि आप सजवाण जी ये वादा करके गए थे, आप पूरा कर क्यों नहीं पाए। मेरा विजन ही यही है, मैं अपने लिए। बिल्कुल सजवाण जी, हमारी शुभकामनाएं जी। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और सजवाण जी, आपका भी, आपने अपना समय दिया। उन लोगों का भी, भट्ट जी हैं, चाहे रतोड़ी जी हैं, और हमारे साथ एक और साथी भी जुड़े हुए थे, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से हम कनेक्ट हो नहीं पाए। तो आप लोगों का विजन हमने पूरा प्रयास किया। सजवाण जी, हमारा प्रयास था कि क्षेत्र की जनता को बेसिकली जानने का मौका मिले कि हमारे प्रतिनिधित्व करने वाले कौन व्यक्ति हैं, और जिस दिन हम वोट करें तो हम किस आधार पे वोट करें। और मैं सभी से, जितने भी साथी देख रहे हैं, सभी से कहना चाहूंगा, कर्तव्य हर किसी को निभाना चाहिए, और वोटर का कर्तव्य है कि वो वोट जरूर डाले। ये हमारा कर्तव्य है। हम चुने किसको, मैं ये नहीं कह रहा, ये आपका अपना डिसीजन है। और मैं पुनः ये कह रहा हूं कि 18 साल की उम्र इसीलिए तय की जाती है कि 18 साल के उम्र के व्यक्ति को माना जाता है कि ये परिपक्व है और ये अपनी बुद्धि का प्रयोग करेगा। तो इसीलिए वोटर जो है 18 साल के ऊपर माना जाता है। अदरवाइज बच्चे को भी कह देते, जा भी तू भी वोट डाल के आ जा, जब दूसरे के कहने पे ही वोट देना है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपने समझ का, सूझबूझ का इस्तेमाल कीजिए। और इसीलिए हम चाहते हैं कि अपने जनप्रतिनिधि को जाने, समझे कि उनके पास क्या विजन है, आपके क्षेत्र के लिए, आप लोगों के लिए क्या विजन है, किस प्रकार से उसको दूर करेंगे समस्याओं को। और यही जानने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। जितना भी कोशिश हो सका हम बराबर बेसिकली एक सेशन करते जाएंगे। अगला सेशन हमारा ट्यूसडे को होगा, फिर थर्सडे को, फिर नेक्स्ट सैटरडे को होगा, लेकिन अलग विधानसभा के ऊपर। सजवाण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय दिया, अपना विजन बताया, और सभी लोगों का, जो भी साथी देख रहे हो, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस
वीडियो को, इस जो सेशन है जरूर लोगों तक शेयर कीजिए, और खासकर बद्रीनाथ विधानसभा की जनता तक। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।